रामलाल बहुत बीमार है, उसे डेंगू हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने अपना जहां घर बनाया था वहां पे एक नाला गुजर रहा है जिसमें गंदा पानी बहता है पूरे युगांडा का। बहुत सारे मच्छर हो गए और लगातार पैदा ले रहे हैं। उसमें डेंगू का मच्छर भी रहा होगा। रामलाल को आया गुस्सा, उसने बहुत सारा किरोसिन मंगवा के नाले में डाल दिया। सारे मच्छर मर गए। रामलाल खुश हुआ कि सारे मच्छर किरोसिन पी के मर जाते हैं। और उसने मुझे बताया कि एमा सर, घर में किरोसिन मत रखना, किरोसिन जहर है। छोटा बच्चा, मच्छर, चूहा, बिल्ली अगर किरोसिन पी जाए तो मर जाता है। क्या रामलाल का कंसेप्ट सही है? क्या सच में मच्छर किरोसिन पी के मर गया या कुछ और फेनोमेना हुआ था वहां पे? जो गटर का नाला होता है ना, उस पर आराम से मच्छरों का फैमिली बन जाता है, ऊपर आराम से बैठे रहते हैं और किरोसिन डाल दो तो मर जाते हैं। क्या किरोसिन पी के मर जाते हैं या कुछ और होता है? इसको हम डिटेल में समझेंगे। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। वाटर बबल स्फेरिकल ही क्यों होता है? जैसे झाग देखा होगा, झाग आपने देखो, ये देखो झाग, ये स्फेरिकल ही क्यों होता है? ये क्यूबॉइड सिलिंड्रिकल क्यों नहीं बनता? देखिए, और खासकर एक के ऊपर जब दूसरा झाग बनता है, देखिएगा थोड़ा स्लो करके देखिएगा, यहां बहुत ही जोरदार बना था। उसके इंटरफेस का रेशियो रेडियस क्या होगा? यहां पे पॉज करके देखिएगा प्लीज। एक के ऊपर दूसरा बन रहा है बबल, तो एक को बबल को दूसरा बबल जब कंप्रेस करता है, एक ही साथ दो बबल जब बनते हैं तो उसका इंटरफेस बनता है। दोनों बबल से अलग होता है उसका रेडियस। उसके रेडियस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घरी डिटर्जेंट पाउडर, वो तो मिलता है 10 रुपए का आधा किलो, और सर्फ एक्सेल मिलता है 100 रुपए का किलो। उसमें क्या खास डिफरेंस है फिजिक्स के टर्म्स में? ये सारी बातों को हम डिटेल में आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है फ्लूइड के लेक्चर नंबर 7 में। फ्लूइड के लेक्चर नंबर 7 में आज का हमारा गोल क्या है? तो आज का हमारा गोल है, सबसे पहले हम पॉइजनली इक्वेशन पढ़ेंगे। सर बर्नौली पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा, पॉइजनली भी पढ़ेंगे। हां, पॉइजनली इक्वेशन पढ़ेंगे। ये क्या बताएगा? जिस तरीके से एक वायर में करंट तभी फ्लो करता है जब हम इसके दोनों एंड के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। तो पाइप में पानी तभी फ्लो करेगा, स्पेशली हॉरिजॉन्टल पाइप हमने लिया, वर्टिकल पाइप पे तो दूसरा रीजन भी हो सकता है, जब दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस आएगा। सर वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, बर्नौली नहीं, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन है। वो कहता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रहता है। सर वो कब लगाते हैं? अरे जब तुमसे प्रेशर का रिलेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पूछ रहे हैं, वो अलग चीज है। यहां पे हम ये समझेंगे कि किसी भी पाइप से कितना लिक्विड फ्लो करेगा, और वो लिक्विड जितना फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड, वही अमाउंट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। ये हम स्पेशली पॉइजनली इक्वेशन में पढ़ेंगे। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो यहां पे लिख दे, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट। इस पे नीट में आज तक कोई सवाल नहीं आया है ना। नीट में कहां से सवाल आता है? प्रेशर वेरिएशन से, आर्किमिडीज से, बर्नौली से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, उसके बाद सरफेस टेंशन से। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ड्रॉप एंड बबल में एक्सेस प्रेशर, और बहुत सारे बबल्स मिलकर एक बड़ा बबल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, या एक बड़ा बबल बहुत छोटे छोटे बबल्स में टूट जाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये सारी चीजें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अपने बर्नौली पॉइजनली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइजनली इक्वेशन याद रखिएगा, ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो के बारे में बताता है। इसको हम करंट के एनालॉजी से समझेंगे। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है R, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, ये दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और सर रेसिस्टेंस पे भी करता है। रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट कम, रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, तो ये रिलेशन आता है। उसी तरीके से यहां पे फ्लो ऑफ फ्लूइड, लिक्विड, गैस पर सेकेंड कितना होगा इस पाइप से, वो इसके प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो Q, इसको हम फ्लूइड करंट भी कह देते हैं। फ्लूइड करंट, रेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड,
गिव्स द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, इसको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कहते हैं। सर ये तो एरिया इंटू वेलोसिटी, हाँ तो एरिया इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से भी इसको डिफाइन करते हैं। किसी भी पॉइंट पे एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, रेट वॉल्यूम फ्लो फिक्स रहता है। पाइप के किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी कर रहा हो तो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसी को कहते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। जितना हाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, मान लो यहां पे प्रेशर P और यहां पे भी P, प्रेशर डिफरेंस 0, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा ही नहीं, रेस्ट में आ जाएगा। जिस तरीके से यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, उसी तरीके से यहां पे उतना ही ज्यादा लिक्विड फ्लो करेगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दूसरी बात, सर ये तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि Q मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। व्हाट इज ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स की वजह से आता है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। मान लो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, चिपके हुए लिक्विड, बहुत डेंस लिक्विड है, ग्रीस है, हनी है, हनी, और उसको मैं फ्लो कराना चाह रहा, तो वो जल्दी फ्लो कर जाएगा डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस में, कि पानी जल्दी फ्लो कर जाएगा? सर पानी को रख दो, अपने आप बहता जाएगा, है ना, उसको अपने आप मतलब जल्दी बह जाएगा। मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। और सर एक बात और, अगर मान लो पाइप आपने ये बनाया और इसमें भी आपने इतना ही प्रेशर डिफरेंस डेवलप किया जितना इसमें किया, तो इसमें तो ज्यादा पानी बहेगा। हाँ, तो यहां पे एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा है कि R⁴ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया के स्क्वायर पे। रेडियस डबल करोगे ना तो 64 टाइम्स, रेडियस डबल करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सॉरी 16 टाइम्स रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो Q बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। और मान लो कि एक पाइप मैं ये बनाता हूं और एक पाइप ये बनाता हूं, किससे लिक्विड फ्लो कराना इजी होगा? ये बनाता हूं, सॉरी ये पाइप बनाता हूं सर, इससे फ्लो कराना इजी होगा क्योंकि इसका लेंथ कम है। तो लेंथ जितना कम होगा उतना फ्लो कराना इजी होगा, उतना ज्यादा फ्लो करेगा। लेंथ जितना ज्यादा पाइप रहो, लंबी सुरंग बना दी साहब, उसमें दिक्कत होगा फ्लो कराने में। मतलब Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इस चारों इक्वेशन को 1 2 3 4 इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो जब 4 इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो Q क्या बनेगा? Q बनेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी आता है यहां पे बेटा, पाई P और R के पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, पाई डेल्टा P R का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंटू ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L। देखो 4 इक्वेशन बना था, ये देखिए 4 फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर डिफरेंस R का पावर 4, ईटा L, और 8 बाई पाई आपका क्या है? कांस्टेंट है। इसको मार रट्टा। सर रट्टा मार होता है? अबे होता तो दुनिया में बहुत कुछ है, थोड़ा अलग ढंग से याद रखना। मार रट्टा, MR रट्टा, मार रट्टा, MR रट्टा, मार रट्टा, तो इसको रट्टा मारना है। अब मैंने इसको बहुत ही बेसिक से फील दिलाया, ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया तुमको कह रहा हूं कि इसको याद रखो। तुम फॉर्मूला अगर भूल भी जाओगे ना, कांस्टेंट टर्म को तो कोई दिक्कत भी नहीं है, फॉर्मूला भूल भी जाओगे ना तो तुम्हें लॉजिकली मैंने समझाया यहां पे क्या चीज प्रोपोर्शनल होना चाहिए और किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मैंने यहां पे आपको फील कराया है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस और R का पावर 4। सर अगर ओम्स लॉ जैसा इस पॉजिटिव इक्वेशन को लिखूं तो वहां पे जो डेल्टा भी काम कर रहा है वहां पे ये डेल्टा P काम कर रहा है, बाकी टर्म को नीचे ले जाता हूं। हाँ, तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा P बटा 8 ईटा L बटा पाई R का पावर 4, ये होता है फ्लूइड रेसिस्टेंस। सर ये कैसे पता चला? इससे कंपेयर करके पता चला। I बराबर डेल्टा P बाई R, Q बराबर डेल्टा P बाई रेसिस्टेंस। ये किसी भी पाइप का क्या होता है? फ्लूइड रेसिस्टेंस होता है। इसको बहुत ही वेल मैनेज्ड ऑर्डर में लिखा है। अगर आपको दिक्कत हो कि सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया L बताओ क्या है, पाइप का लेंथ है, कहां लिखा है? तो यहां लिखा है L इज द लेंथ ऑफ पाइप, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज द रेडियस ऑफ पाइप, सब मैंने समझा दिया, P इज द प्रेशर डिफरेंस। तो Q की वैल्यू आ जाएगी पाई PR का पावर 4 8 ईटा L। चलो वहां पे अपने डेल्टा P लिखा था, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस था, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। above इक्वेशन इज नोन एज पॉइजली फॉर्मूला। यहां पे पाइप का जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस हो जाएगा R बराबर P को छोड़ के बाकी टर्म लिख लो, तो रेसिस्टेंस बराबर होगा 8 ईटा L बटा पाई R का पावर 4। और सही बात है, जितना ज्यादा लेंथ होगा रेसिस्टेंस उतनी
ज्यादा होगी। तो कई बार सवाल छोटे छोटे ये भी पूछते हैं, दो पाइप बता देंगे, उनके रेसिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए बोल देंगे। लेंथ डबल तो रेसिस्टेंस डबल, और रेडियस अगर डबल तो रेसिस्टेंस 16 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो ये रहा आपका सवाल। वाटर फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मैनर थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ए। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ए रेडियस के कैपिलरी ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा। द प्रेशर डिफरेंस बीइंग P and the rate of flow is Q. प्रेशर डिफरेंस इज P and rate of flow is Q. लेंथ के बारे में कहीं कोई बातें नहीं करी है तो कोई बात नहीं। इफ द रेडियस इज रिड्यूस टू A/4, रेडियस को 1/4 कर दिया। अब इस पाइप के रेडियस को 1/4 कर दिया एंड प्रेशर इंक्रीजेस टू 4P, प्रेशर को 4P कर दिया। देन रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बिकम्स, तो ये Q डैश कितना होगा ये पूछा है। दो तरीका है, मजदूरी करोगे या MR स्टार अप्रोच लगाओगे सवाल को सॉल्व करने का। कई बच्चे यहां पे दो इक्वेशन लिख लेते हैं, उससे मैं सॉल्व कर देता हूं। बताओ क्या रिलेशन है Q का, तो सर Q बराबर होता है पाई P R का पावर, यहां पे रेडियस है A, तो A का पावर 4 बटा 8 ईटा L। कुछ ना लेंथ दिया हो तो L तो मान लोगे ना। अब यहां पे क्या लिखोगे, Q डैश इज इक्वल टू पाई, प्रेशर हो गया है तुम्हारा 4P, तो यहां पे आ जाएगा सिंपल 4P, रेडियस A/4, तो A/4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा L। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे ध्यान से तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 8 ईटा L से 8 ईटा L खत्म हो जाएगा, P से P खत्म हो जाएगा, A का पावर 4 से A का पावर 4 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा आपका 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 4 का पावर 4 लेना है तो एक 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 16, 64 आ जाएगा। तो Q बटा Q डैश इज इक्वल टू 1/1/64 है ना बेटा, तो 64 चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये आ जाएगा 64। तो Q डैश इज इक्वल टू Q/64, ये आपका आंसर आ गया Q/64। अब मैं आपको बताता हूं MR स्टार से, जब भी इस तरह का कंपैरिजन बेस्ड सवाल हो तो दो फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखेंगे Q पाई P R का पावर 4 बटा 8 ईटा L। जो कांस्टेंट है उसको करो इग्नोर, मतलब उसको तो खत्म ही कर दो, उसके वजह से तो Q चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे Q चेंज हो रहा है क्योंकि प्रेशर को 4 गुना किया, तो यहाँ पे प्रेशर को किया 4 गुना और रेडियस को किया 1/4, तो 1/4 का मतलब 1/4 का पावर 4, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, इस 4 से 4 कैंसिल होगा, 1/64 आ जाएगा। एक और 1/64 टाइम्स Q डिक्रीज हो रहा है, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 64, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू 1/64, मतलब 64 टाइम्स कम हो गया आंसर। रेसिस्टेंस पे भी सवाल पूछ लेते, जैसे तुमसे ये बोलेगा कि एक पाइप है, इसका रेडियस है R और लेंथ है 2L, मान लीजिए इसका लेंथ मैंने बनाया 2L। एक दूसरा पाइप है जिसका लेंथ है 4L और एक मिनट मैं इसको लेंथ कम करना चाह रहा, रेडियस डबल करना चाह रहा, हाँ तो ये हो गया ना, ये हो गया, चलो हो गया, रेडियस है 2R, लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो R1/R2 बताइए, फ्लूइड रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस। हो सकता है आपने लास्ट ईयर ये नहीं पढ़ा होगा, क्यों नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, लॉन्ग टर्म में, तो एक बार देख लेंगे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लेंगे। चलिए बताइए इसका रेजिस्टेंस बताइए, तो रेजिस्टेंस होता है R बराबर, याद ना हो तो बर्नौलीज इक्वेशन से निकाल लीजिएगा, Q इज इक्वल टू होता है पाई P R का पावर 4 बटा 8 ईटा L। यहां पे P को छोड़ के नीचे लिखो 8 ईटा L बटा R का पावर 4, 8 ईटा L बटा पाई R का पावर 4, ये रेजिस्टेंस होता है। तो जब रेजिस्टेंस R1 लिखेंगे तो R1 में लेंथ है आपका डबल और रेडियस है आपका R, तो ये हो जाएगा सिंपल, लेंथ को 2 टाइम्स रख देंगे, 2 8 ईटा L को बस 12 रखा है, पाई R का पावर 4, सिंपल, क्योंकि रेडियस तो आ रही है। जब R2 लेंगे तो R2 होगा 8 ईटा, इसका लेंथ तो L ही है, रेडियस हो गया 2R, तो नीचे लिखेंगे आप पाई 2 का पावर 4, R का पावर 2, R का पावर 4, तो R का पावर 4 बाहर, 2 का पावर 4 एक्स्ट्रा आएगा। यहां पे लिखेंगे 8 ईटा L बटा पाई R का पावर 4 डिवाइडेड बाई
2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16। अब R1/R2 जब रेशियो निकालेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस वाले टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 1/16, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 32। R1/R2 का रेशियो 32, इसका रेसिस्टेंस 32 टाइम्स ज़्यादा है इसके कंपेयर में। लेंथ कम होने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, सॉरी लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ, और रेडियस बढ़ा तो और रेजिस्टेंस कम हुआ। तो कितना टाइम्स कम है, तो R1/R2 का रेशियो है 32। इस पे सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 कैपिलरी ऑफ लेंथ L, L/2, L/3 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अच्छा, कनेक्टेड इन अ सीरीज, देयर रेडियस आर R। तो पहला है L लेंथ का और रेडियस है उसका R, लेंथ L रेडियस R। बाद में लेंथ आधा किया और रेडियस भी आधा कर दिया। अच्छा, लेंथ भी आधा किया और रेडियस भी आधा किया, लेंथ L/2 रेडियस R/2, एंड लेंथ L/3 और रेडियस R/3। इसको और कम कर दिया, लेंथ इसका और कम कर दिया L/3 और रेडियस भी L/3 1/3 कम कर दिया। इस पाइप को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट होने के बाद क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड होगा? हाँ। कैसे? देखो, लॉजिकली सोचना, लॉजिकली, कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है। विस्कस फ्लूइड हो या नॉन विस्कस फ्लूइड हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, जब यहां से लिक्विड फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेडी स्टेट में जब पानी फ्लो कर रहा था उसी इंस्टेंट पे यहां से पर सेकंड जितना पानी अंदर जाएगा, यहां से पर सेकंड उतना ही पानी बाहर आएगा। मतलब Q इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जितना रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इसमें होगा उतना इसमें होगा, इतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा। पक्की बात है। जब पक्की बात है तो इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए। अच्छा, पहले सवाल तो बोलो, देन इट्स स्ट्रीम लाइन फ्लो इज टू बी मेंटेन्ड एंड द प्रेशर अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी इज P। देन फर्स्ट कैपिलरी के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है P। फर्स्ट कैपिलरी के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है P। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ सेकंड कैपिलरी इज 8P। देखो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो दोनों पाइप में सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद रखना, जैसे करंट सेम होता है वैसे यहां पे फ्लूइड करंट सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले पाइप का Q बराबर दूसरे पाइप का Q। पहले पाइप के Q को क्या लिखोगे? तो लिखोगे पाई प्रेशर P L का पावर L बटा 8 ईटा रेडियस का पावर 4 इज इक्वल टू, यही तो है, लेंथ L रेडियस R। दूसरे का जब लिखोगे पाई P डैश, लेंथ हो गया आपका आधा तो 2 आ जाएगा, 8 ईटा रेडियस भी हो गया आधा, तो ये 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16 इंटू R का पावर 4 है ना। रेडियस को R/2 का होल का पावर 4 रख दिया, R/2 का पावर 4, तो ये आ गया R का पावर 4 से R का पावर 4, 8 ईटा से 8 ईटा, L से L, पाई P से नहीं सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इधर बचा P, इधर बचा आपका P डैश डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 16, मतलब ये आप 16 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 16 नीचे 2 कैंसिल होकर आएगा 8। अब आपसे पूछा था P डैश क्या होगा, सेकेंड पाइप में प्रेशर क्या होगा? सेकेंड पाइप का प्रेशर हो जाएगा P/8। P/8 है क्या? कैपिलरीज 8P है। P है। द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ सेकेंड कैपिलरी इज 8P ही आना चाहिए यार, मैंने कुछ गलत किया है क्या? अगर मैं लेंथ को आधा करूंगा और रेडियस को 1/2 करूंगा, रेडियस 1/2 करूंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वहां से फ्लो कराने के लिए प्रेशर तो ज्यादा ही चाहिए होगा। कैसे कर रहा हूं मैं? एक मिनट। पाई P L बटा 8 ईटा R का पावर 4, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला, यही तो Q है। अब मैंने बोला कि लेंथ को किया मैंने आधा, लेंथ को किया मैंने आधा तो L/2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 1/8 आएगा। द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड कैपिलरी इज 43P। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ सेकेंड कैपिलरी, अक्रॉस द एंड ऑफ अ सेकेंड कैपिलरी 16P, एंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड कैपिलरी। एक मिनट, सेम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कराने के लिए Q अगर सेम रखना चाहता हूं मैं, Q सेम रहना चाहता हूं, मतलब करंट उतना ही सेम रखना चाहता हूं। रेडियस कम हुआ तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो डेल्टा V को बढ़ाना पड़ेगा,
हाँ यार, डेल्टा वी को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यार लॉजिकली तो कर लग रहा है डेल्टा पी को बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाइज गलत क्यों आ रहा है, एक बार मैं सॉल्व करता हूं, रुको। कैपिलरी ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर, ठीक है। कैपिलरी ऑफ लेंथ एल बाई टू, रेडियस आर बाई टू, ठीक है। अब सुनो, पहले केस का पाई पी लेंथ एल बटा नीचे ही आता है ना, हाँ 8 ईटा आर, ये है, ये आपका क्यू की वैल्यू देखिए, ये आपका क्यू की वैल्यू 8 आर का पावर 4, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू पाई पी डैश, लेंथ को हमने कर दिया एल बाई टू, लेंथ को हमने कर दिया एल बाई टू, ठीक है साहब, लेंथ को कर दिया हमने एल बाई टू। उसके बाद तुम्हारा ईटा रेडियस हो गया आर बाई टू का होल स्क्वायर, आर बाई टू का होल स्क्वायर। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई 8 ईटा आर का पावर स्क्वायर, आर का पावर 4, सॉरी आर का पावर 4, तो आर का पावर 4 से आर का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 ईटा आर का पावर 4 कैंसिल हो गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, लेंथ बटा 2 आया था यहाँ पे एक्स्ट्रा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये आ गया तुम्हारा P इज इक्वल टू पी डैश डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4, 4 दूना 16, ये आएगा। जब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो 8 आ जाएगा, तो ये आ गया P इज इक्वल टू पी डैश, 8 ऊपर चला जाएगा, एट ऊपर चला जाएगा, तो P डैश इज इक्वल टू आएगा P बाई 8। चलो ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड कैपिलरी इज 43P। थर्ड कैपिलरी अगर देखें हम, थर्ड कैपिलरी, तो पहले कैपिलरी में दिया था, पहले कैपिलरी में दिया, देन द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज टू बी मेंटेन्ड एंड द प्रेशर अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी इज P। तो पाई P आर का पावर, पाई P, यही होता है यार, यही होता है, यही होता है, यही होता है, आई एम सॉरी, जल्दीबाजी करने पे यही होता है। Q इज इक्वल टू पाई पी आर का पावर 4 बटा 8 ईटा एल ना, जबकि मैंने यहां पे वेरीफाई भी किया तो भी गलत लिख दिया मैंने, ये रेसिस्टेंस है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। Q इज इक्वल टू पाई पी आर का पावर 4, पाई पी आर का पावर 4 है, आर का पावर 4 है। 5 मिनट यहां पे खराब कर लिया मैंने, अपना भी और तुम्हारा भी। चलो, पहले केस में ये रहा तुम्हारा प्रेशर P, लेंथ L, रेडियस आधा, तो पाई पी आर का पावर 4 बटा 8 ईटा एल। और दूसरे केस में हो जाएगा पाई प्रेशर P डैश, आर हो जाएगा यहां पे आर बाई 2 का पावर 4 बटा 8 ईटा एल बाई 2। मैं बार बार लॉजिकली ये सोच रहा हूं कि फ्लूइड करंट Q सब में सेम है। अब इसमें R बाई 2 रेडियस कम कर दिया मैंने, तो रेडियस सब कम कर दूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और उतना ही मुझे Q फ्लो कराना, तो प्रेशर तो ज्यादा चाहिए, और बार बार कम आ रहा क्योंकि फॉर्मूला उल्टा लिख रहा था मैं। 8 ईटा एल से देखो 8 ईटा एल कैंसिल हो जाएगा, पाई आर का पावर 4 से पाई, ये आर का पावर 4 कैंसिल हो जाए, 2 का पावर 4 रख रहा हूं, तो P इज इक्वल टू बनेगा P डैश बटा 2 है, तो देखो 1/2 है, ऊपर चला जाएगा, और ये 2 का पावर 4 16 नीचे आएगा, कैंसिल हो गया 8, तो P डैश इज इक्वल टू 8P, P डैश इज इक्वल टू 8P। ये रहा आंसर आपका, आई एम सॉरी बेटा, 8P। बाकी सब गलत ही हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि 59 43 एकदम ऑड नंबर, इससे कोई बहस है नहीं। Two water pipe P and Q having diameter this and this respectively are joined in a series with a main supply line of water. Then the velocity of water flowing in P is. अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, ये कह रहा है कि इसका डायमीटर है कुछ 2 × 10⁻², और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक बड़े पाइप से जिसका डायमीटर है 4 × 10⁻²। Respectively are joined in a series with main supply line water. Then velocity of the water flowing in a pipe is. Q कांस्टेंट होगा, Q तो होता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना पर सेकंड पानी इसमें घुसेगा उतना ही यहां से निकलेगा, तो एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट A1 V1 बराबर A2 V2। ध्यान से देखिए, अगर रेडियस P के कंपेयर में Q का डबल हुआ है, रेडियस डबल हुआ है, रेडियस डबल ही तो है, डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा, रेडियस डबल हुआ है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तब वेलोसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। Are joined in series with the main supply of water, then the velocity of water flowing in pipe P is.
पहले में वेलोसिटी ज्यादा होगी दूसरे के कंपेयर में। इसमें वेलोसिटी अगर मैं v लेता हूं तो इसी में पूछा है, देन वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन p इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन q, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। कितना एरिया ज्यादा है? 4 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि रेडियस डबल हुआ तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस डबल होने से एरिया 4 टाइम्स होगा। रेडियस दुगुना करोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 गुना एरिया बढ़ेगा, 4 गुना एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी 4 टाइम्स कम होगी। इसमें कम होगी तो इसमें ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी इन p इज 4 टाइम्स दैट q। ये आपका आंसर होगा। सर ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही किया है। यहाँ पे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप से भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम रेडियस एंड लेंथ L1 एंड L2 आर फाइंड हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड, मतलब कनेक्ट कर दिया साइड बाय साइड। एक का लेंथ है L1, रेडियस मान लेता हूं R1, मान लेता हूं R1, सवाल की डिमांड नहीं है R, लेकिन R1 मान लिया। दूसरे पाइप को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जिसकी रेडियस है R2, लेंथ है L2, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सिंगल ट्यूब दैट कैन बी रिप्लेस्ड द 2 ट्यूब्स सच दैट द रेट ऑफ स्टेडी फ्लो थ्रू दिस ट्यूब इक्वल टू द कंबाइंड रेट फ्लो थ्रू द 2 ट्यूब इज। मतलब बोला है रेडियस R ही मान लो, चलो तो इन पाइप को हटा के एक सिंगल पाइप पे R रेडियस के सिंगल पाइप मान लेता हूं, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए ताकि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम रहे, ताकि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम रहे। एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? सर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक बात बताओ, यहां पे मान लेता हूं मैं प्रेशर P1, यहां पे मान लेता हूं P0 और यहां पे मान लेता हूं P2। ये रहा आपका P1 और P2, दोनों एंड मेन दोनों पाइप के एंड के क्रॉस प्रेशर है P1 और P2, तो उसको हटा के एक सिंगल पाइप से रिप्लेस कर दिए। ये सवाल है। 2 कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम रेडियस एंड लेंथ L1 and L2 आर फाइंड हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड to the bottom of a vessel containing water, the length of a single tube that can replace the 2 tube such that rate of volume flow through this tube equal to the combined rate of flow through the tube is, through this tube is combined rate of flow। अब प्रेशर डिफरेंस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आना चाहिए इसके बराबर आना चाहिए, तो काम बन जाएगा, बात खत्म। ये तो सही बात है यार, मतलब इसका फ्लूइड रेजिस्टेंस इसके बराबर कर देता हूं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं उसी तरीके से यहां भी फ्लूइड रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा। नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इसका इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू सिंपल R1 प्लस R2, दैट्स इट। तो सर फ्लूइड रेजिस्टेंस तो होता है, याद करिए फ्लूइड रेजिस्टेंस होता है, याद करिए, यहां से Q से याद कर लीजिए, पाई पी आर का पावर 4 बटा 8 ईटा एल, तो 8 ईटा एल बटा पाई आर का पावर 4, 8 ईटा एल टोटल लेंथ एल मान लिया बटा पाई आर का पावर 4, यह आएगा इक्वेशन। ओके, इधर क्या बनेगा? तो पहले ट्यूब के लिए अगर लेता हूं तो यह आएगा 8 ईटा एल 1 बटा पाई आर का पावर 4। क्या L1 के अलावा सारे टर्म इसके लिए सेम होंगे? रेडियस आर है और 8 ईटा पाई तो कांस्टेंट ही है, ठीक है सर। दूसरे का रेजिस्टेंस बताइए, तो दूसरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 8 ईटा L2 बटा पाई आर का पावर 4। तो पाई आर का पावर 4 पाई आर का पावर 4 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई आर का पावर 4 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 8 ईटा से 8 ईटा से 8 ईटा कैंसिल हो गया। तो सर L बराबर तो L1 प्लस L2 आया, हाँ आया, एकदम सही है, फिर एकदम सही है, L बराबर L1 प्लस L2 आएगा। सर इसमें कौन सी खास बात हुई? फिर कोई भी खास बात नहीं है। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, मान लीजिए ये लिया मैंने एक पाइप जिसका रेडियस है R1 और लेंथ है कुछ L1, और इसके साथ एक दूसरा पाइप मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? ध्यान से सोच के बताइए। L2 रेडियस R2 बोलते। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जब दो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ये देखिए सर, अगर ये हमें आता है एकदम बेसिक वाला तो इसके कंसेप्ट से हम ये भी कर सकते हैं, हाँ एकदम ये भी कर सकते हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट ये भी कह सकते हैं। बताइए किसी भी दो रेजिस्टेंस को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहते हैं? सर किसी भी दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब कहते हैं जब उन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। इन दोनों पाइप को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब कहेंगे जब दोनों के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस सेम हो। वाह, बहुत ही जोरदार, प्रेशर डिफरेंस सेम हो, बात खत्म। तो सर प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा पी सी। अब इन दोनों को हटा के एक पाइप में मानो तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए?
ये हमें निकालना है। उसका इक्विवेलेंट लेंथ या इक्विवेलेंट रेडियस कितना होना चाहिए, लेंथ निकालो, या इक्विवेलेंट रेडियस कितना होना चाहिए। इन दोनों पाइप को मिला दिया। तो एक बात बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं सर? 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, दैट्स इट। हाँ तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस बोलो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से देख लो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 8η L बटा, और ऐसे 8η और पाई को तो कांस्टेंट ही लो, तो LR का पावर 4 ले लो, LR का पावर 4, LR का पावर 4। तो यहां पे आ जाएगा 1 रेजिस्टेंस लेना है, तो L1 R1 का पावर 4 प्लस R2 का पावर 4 L2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट यहां से ले लो, L R का पावर 4। अब मान लो कि L1 L2 बराबर है, इफ L1 बराबर L2 बराबर L, इन दोनों को L मान लिया। तो दो पाइप को पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ के जब एक पाइप मानोगे तो इसका लेंथ भी तो इसके बराबर ही होगा। अरे भाई ये पाइप है एक, ये पाइप है एक, और दोनों को एक मान के ये इक्विवेलेंट पाइप लोगे तो इसका लेंथ भी तो वही रह जाएगा। लेंथ ऐड थोड़ी ना होगा, लेंथ तो ऐड सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ना, पैरेलल में लेंथ वही रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो R का पावर 4 इज इक्वल टू R1 का पावर 4 प्लस R2 का पावर 4। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये ऐसे याद रखो आप, क्योंकि रूट अंडर थोड़ी ना होगा, R का पावर 4 है। क्या इस पे सवाल पूछते हैं? नहीं। क्या इस पे कोई सवाल आया है? नहीं। तो हमें क्या याद रखने की जरूरत पड़ेगी? हार्डली। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रेशर सेम रहता है, डेल्टा पी सेम अक्रॉस बोथ पाइप। सर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऐड हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल ऐड होगा। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ऐड होता है, तो इसमें रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मान लेते हैं कुछ Q1 है, इसमें Q2 है, तो नेट रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो Q होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और करंट का नेट सम, करंट का सम दोनों पाइप के थ्रू नेट करंट के बराबर आएगा। और Q का जो फॉर्मूला होता है वो पाई P R का पावर 4 बटा 8η L होता है, जिसको हम P बटा R इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हाँ यही तो आया था, बस हो गया। ये तीन चीजें समझ आ गई। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है सर? करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। कोई भी नया चीज नहीं है, हालांकि इसको मुश्किल मानते इसलिए इससे सवाल नहीं पूछे जाते, इससे सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात करते हैं। ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर? ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आज तक कोई सवाल नहीं आया है। रेनॉल्ड्स नंबर कहता है कि किसी भी पाइप से, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं बेटा, एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, लेकिन पढ़ लो थोड़ा सा। किसी भी पाइप से जब वाटर फ्लो करेगा, विस्कस लिक्विड फ्लो करेगा, तो फ्लो कराने के लिए एक इनर्शियल फोर्स चाहिए। सर प्रेशर डिफरेंस एक ही बात है दादा, जो यहां पे फोर्स डिफरेंस होगा उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। तो फोर्स तो चाहिए, अगर रो डेंसिटी की लिक्विड है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वी वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए रो ए वी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इतना फोर्स चाहिए इसको फ्लो कराने के लिए, इनर्शियल फोर्स इसको कहते हैं जो लगा है, इनर्शियल फोर्स। और इसके फ्लो को अपोज करने वाला जो फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स होगा। तो कॉज ऑफ फोर्स हो गया वो आपका रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। और जो अपोज कर रहा है इसके मोशन को, बताओ कौन सा फोर्स कर रहा है सर? विस्कस फोर्स। तो एक्चुअल में इनर्शियल फोर्स बटा विस्कस फोर्स के रेशियो को ही कहते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा क्योंकि फोर्स बाई फोर्स का रेशियो है। बोलते नंबर है लेकिन फोर्स बाई फोर्स का रेशियो है। सर विस्कस फोर्स क्या होता है? तो किसी भी पाइप से जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो ईटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई एल होता है। अब ध्यान से इसको यहां पे लिखोगे तो ये आएगा तुम्हारा रो ए वी स्क्वायर बटा ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा डेल्टा वी बटा एल। तो सर यहां से हम ध्यान से देखें तो एरिया से एरिया तो कैंसिल होगा, ये भी वेलोसिटी, ए वेलोसिटी का स्क्वायर तो वेलोसिटी बचेगा। हाँ तो क्या बचा? रो वी और लेंथ ऊपर चला जाएगा, एल बटा ईटा। यही होता है रेनॉल्ड्स नंबर। देखो यहां पे लिखा है रो वी डी बाई ईटा, जहां पे डी विड्थ हो गया टोटल लिक्विड स्ट्रीम का, डी हो गया विड्थ।
मोटाई है ना, ऐसे लेते हैं ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपने देखा था ना, डेल्टा वी बाई एल हमने लिया है, ये डेल्टा वी बाई डी ले लिया। तो इसी को कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि टर्बुलेंट फ्लो इज लेस लाइकली फॉर अ विस्कस लिक्विड। अब हमने पढ़ा था एक लेमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो। मान लो कि विस्कोसिटी बहुत कम है, ईटा बहुत कम है, विस्कस फोर्स बहुत कम है, और वहां पे रो ए वी स्क्वायर इनर्शियल फोर्स जो फ्लो कराने के लिए वो मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया। जैसे गांव घर में जो पंप होता है, वाटर पंप, जब हम पानी वानी डालते हैं बड़े बड़े खेतों में, तो गड्ढा होता है, बहुत बड़ा टैंक बनाते हैं जिसमें पंप लगा देते हैं, वो पानी फेंकता है, फिर पाइप के थ्रू पानी जाता है, नाला के थ्रू पानी जाता है। अब जो वाटर पंप के थ्रू जब पानी निकल रहा होता है, उसके आगे तुम खड़े हो जाओ तो दब जाओगे एकदम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक एपिसोड है जिसमें पानी की किल्लत हो जाती है, तो पूरे गोकुल धाम सोसाइटी वाले लोग भाग के जाते हैं, वाटर टैंक मंगाते हैं, वाटर टैंक का जाम हो जाता है, वो जो होता है ना वल्व खोलने वाला जाम हो जाता है, तो 3-4 लोग सोडी वोडी मिलके पूरी जान लगा के वल्व खोल रहे होते हैं, और बेचारे चाचा जी ऐसे देख रहे होते हैं। हाँ, वो चाचा जी है ना, जेठालाल के पापा, वो ऐसे देख रहे होते हैं, है ना। फिर देखते देखते अचानक से ऐसे खड़े हो जाते हैं, वल्व खुल जाता है और पानी का रफ्तार इतना तेज मारता है कि उनको भगाते हुए, दौड़ाते हुए जाके दीवार पे चिपका देते, और पानी का फ्लो ऐसे आ रहा होता है उनके छाती पे। वो चिल्लाते हैं, मैं गया, निपट गया, मर गया, है ना। अब सारे लोग उससे दूर भाग जाते हैं, कोई इनको बचाने नहीं जा रहा होता है। तो थोड़ी देर में बहुत इमोशनल सीन हो जाता है, बेचारा जेठालाल अपने पिताजी के प्यार में आके उसके आगे खड़े हो जाता है और बोलता है, नहीं मैं जान दे दूंगा लेकिन अपने पिताजी को मरने नहीं दूंगा। तो फिर सारे गोकुलधाम वाले सोसाइटी वाले आ जाते, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूं कि उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वो एग्जांपल है टर्बुलेंट फ्लो का। विस्कस फोर्स इतना कम है और इनर्शियल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो यहां से हम इसके रेशियो से एक नंबर निकालते हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो विस्कस फ्लूइड के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो आइडियल फ्लूइड के लिए। लेकिन इसका अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है, रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है, तो स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेमिनार फ्लो बोल देना, और लिखा हुआ है ना, दोनों में से कोई बोलते। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, विक्षोभ अजीब तरीके से फ्लो करता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच में है, देन फ्लो इज अनस्टेडी, इट मे बी बिकम्स टर्बुलेंट और मे बी स्टेडी, है ना। क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं इसको। क्रिटिकल का मतलब है कि फ्लो इज अनस्टेडी, दैट इज मे चेंज फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट एंड टर्बुलेंट टू लेमिनार, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है रेनॉल्ड्स नंबर का। रेनॉल्ड्स नंबर इज यूनिट एंड डायमेंशन इज बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स बटा विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बटा ईटा, है ना। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई खास सवाल नहीं आता है। अब आप आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन की वजह से सबसे पहले बात तो ये कि सरफेस टेंशन किसका प्रॉपर्टी है, पहले तो ये बताओ। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड, गैस, किसका? तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच लिक्विड का सरफेस बिहेव एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या होता है वो देखो। स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे लिक्विड का सरफेस एकदम टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ऐसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो गया। यस, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो गया। सर लूज मेम्ब्रेन क्या होता है? ये होता है लूज मेम्ब्रेन। सर लूज मेम्ब्रेन मतलब ये लूज मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, लूज है। लूज का क्या मतलब है? इसको तुम इधर कर दो इधर रह जाएगा, इधर कर दो इधर रह जाएगा। ये लूज सरफेस का मेम्ब्रेन है, लूज मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है ना। इसमें स्ट्रेच होता है, टेंशन होता है इसमें। एक एटम दूसरे एटम को पकड़ के खींच रहा होता है, ऐसा देखो। इसको थोड़ा दबा के छोड़ दूंगा, ये वापस आ जाएगा। ये होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो सर किसका स्ट्रेच मेम्ब्रेन? किसके फ्री सरफेस का? फ्लूइड के, लिक्विड के, गैस के? तो एक बात बताओ, क्या गैस का फ्री सरफेस होता है? नहीं, गैस का फ्री सरफेस तो होता नहीं। तो किसका होगा ये प्रॉपर्टी? क्या फ्लूइड का होगा? नहीं, फ्लूइड में लिक्विड एंड गैस दोनों आते हैं। तो अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसमें फ्लूइड था, लिक्विड एंड गैस सबके लिए सही था। बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उससे पहले प्रेशर वाला टर्म, उससे पहले उसके बाद आपने ये पढ़ा था विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, लिक्विड में बॉल चल रहा है या गैस में बॉल चल रहा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो वीटी गेन करता था, वो फ्लूइड के लिए अभी तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन यहां पे गैस की बात अब नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक लिक्विड।
और अगेन स्टैटिक लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन नहीं होता। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है ना तो उसका सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव नहीं करता, तो फ्लो कर रहा है। रुके हुए लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड के फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक लिक्विड ओनली, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड फ्लोइंग लिक्विड। देखो यहां पे साफ साफ लिखा है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड फ्लोइंग लिक्विड। ये जो सरफेस टेंशन जैसी चीज हम पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड अ फ्लोइंग लिक्विड। फ्लोइंग लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और वो भी स्टैटिक लिक्विड की नहीं है, स्टैटिक लिक्विड के फ्री सरफेस की है। सोच अब, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस। मैं पूरा लिखता हूं, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। लिखा हो गलत हो जाएगा, स्टैटिक लिक्विड, ड्यू टू विच इट इज बिहेव एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ड्यू टू बिहेव एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मुझे अभी भी याद है, मैं जब बाहर रहता था पढ़ने के लिए 11th 12th में, थोड़े दिनों के लिए बाहर गया था पढ़ने, तो मैं रहता तो वैसे बुआ के यहां था, लेकिन फिर भी अपने कपड़े सारे वहां पे खुद ही धोने पड़ते थे। तो महीने दिन में या 15 दिन में मैं घर जाता था, तो वहां पे बहुत सारे कपड़े अपने इकट्ठा करके घर ले जाता था। जब मैं घर पहुंचता तो मेरी मम्मी के सारे कपड़े धो देती थी। तो कपड़े कैसे धोती थी? सबसे पहले वो गर्म पानी करते थे। सर कपड़े धोने के लिए गर्म पानी करने की क्या जरूरत है, तुम बताओ। गर्म पानी करते थे, और गर्म पानी करने के बाद उसमें अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट डालती थी, और फिर कपड़े को भिगो के छोड़ देती थी 3-4 दिनों के लिए। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद भी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद भी, मैं जयपुर रहता था, तो जब घर जाता था तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा करके ले जाता था। मेरी मम्मी वहां पे धोती थी। मतलब कपड़ा मैं पहनता था ना तो उसका शाइनिंग खत्म हो जाता था, शाइनिंग खत्म, एकदम बिल्कुल ही बेकार दिखता था। लेकिन जैसे ही घर जाता और गर्म पानी करती मम्मी, उसमें सर्फ डिटर्जेंट डालती और फिर उसको धोती, और फिर उसमें जो शाइनिंग आता इतना जोरदार, मैं लॉन्ड्री से भी साफ कर रहा हूं तो भी नहीं होता था इतना, एकदम कपड़ा नया हो जाता था। तो सबसे पहला सवाल है कि पानी गर्म क्यों किया जाता था? ठंडे पानी में क्या दिक्कत है डिटर्जेंट से हम धोए तो? सुनो, होता क्या है कि जब हम डिटर्जेंट मिलाते हैं सबसे पहले, तो डिटर्जेंट एक्चुअल में सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन की वजह से वाटर का जो सरफेस होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जब पानी डालते हो तो पानी का सरफेस कपड़े के सरफेस पे जाके चिपकता है, और अगर वो ठंडा पानी है तो उसका सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन कोहेसिव फोर्स की वजह से ही होता है। अब यहां पे कह सकते हो रीजन ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्स। रीजन ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर की मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके होते हैं, वो कपड़े के अंदर घुसते नहीं और उसको साफ कर नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते ही सरफेस टेंशन कम हो जाता है लिक्विड का, और सरफेस टेंशन जितना कम होगा वाटर का फ्री सरफेस लूज मेम्ब्रेन बन जाएगा। पानी से भिगो दोगे तो पानी के अंदर, कपड़े के अंदर वो आराम से चला जाएगा और कपड़ा ज्यादा साफ होगा। डिटर्जेंट अच्छे क्वालिटी का इसलिए मिलाते हैं कि जितना अच्छे क्वालिटी का आप डिटर्जेंट मिलाते हो, वाटर सरफेस का सरफेस टेंशन उतना ही कम हो जाता है, वो एकदम झाग बन जाता है। फ्री सरफेस एकदम लूज सरफेस, जैसे देखते हो पानी का सरफेस देखो और सर्फ मिलाने के बाद देखो कैसा सरफेस बन जाता है, झाग बन जाता है ऊपर। सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होते होते, डिक्रीज होते होते जीरो कर देता है साफ, एकदम बिल्कुल ही लूज मेम्ब्रेन बना देता है। जैसे तुम मिलाते हो घड़ी, मतलब डिटर्जेंट अगर तुम सस्ते क्वालिटी का लाओ, नॉट घड़ी, मतलब किसी को डिफेम नहीं कर रहा मैं,
₹10 केजी तुम डिटर्जेंट लाए, उसको मिला दिया, मिलाने के बाद भी ना झाग ही नहीं बनता साहब उसमें, वो एकदम शरबत जैसा घुल जाता है, उसमें कपड़े डालो साफ नहीं होता ढंग से। वो वाटर के सरफेस टेंशन को कम नहीं कर पाया। अब बहुत अच्छे क्वालिटी का सर्फ लाते हो, डिटर्जेंट लाते हो, तो उस वाटर के सरफेस टेंशन को बहुत कम कर देता है। ये एक मेन रीजन है, सरफेस टेंशन को कम करना। दूसरी बात, रामलाल जब केरोसिन गंदे नाले में डालता है तो जो मक्खी है, मच्छर है, वो केरोसिन पी के नहीं मरता है। होता क्या है कि केरोसिन डालने से पहले जो नाली का पानी इतना गंदा होता है कि वैसे ही वो थोड़ा सा हाई डेंसिटी का बन जाता है। हाई डेंसिटी का बन जाता है, उसका फ्री सरफेस एकदम स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा होता है, तो आराम से मक्खी वहां पे बैठ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। मक्खी तो छोड़ो, आयरन का जो सुई होता है ना, नल, कील, उसको अगर धीरे से वाटर के सरफेस पे रख दो तो तैरता रहेगा, जबकि कील को तो पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि आयरन का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत हाई होता है। आयरन का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत हाई होता है साहब, तो उसको तो डूब जाना चाहिए पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर नहीं डूबता, तैरता रहता है। तो सर ये तो आर्किमिडीज का लॉ गलत साबित हो गया। हाँ, गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि उस आर्किमिडीज ने सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी काउंट नहीं करी थी। सरफेस टेंशन की वजह से कील वहां पे आराम से तैरता रहता है, तो मच्छर भी उस पर आराम से तैरते रहते हैं। जैसे केरोसिन हम डालते हैं, सरफेस टेंशन केरोसिन कम कर देता है। सरफेस टेंशन की कम करने की वजह से जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ ये तो लूज हो जाता है, वो फैल जाता है, लूज मेम्ब्रेन बन जाता है, तो सारे मक्खी डूब के पानी में मर जाते हैं। रामलाल, तुम में से कई लोग अभी तक यही सोच रहे हैं, अरे सर केरोसिन डालने से मर तो जाता है, लेकिन शायद वो केरोसिन इतना खतरनाक होता है, मच्छर पी के मर जाता है। मच्छर पी के नहीं मरता, मच्छर डूब के मरता है। केरोसिन में नहीं, पानी में। पहले क्यों नहीं डूब रहा था? क्योंकि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वाटर का सरफेस था। हमने केरोसिन डालते ही उसका सरफेस टेंशन बहुत कम कर दिया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन लूज बन गया, तो सारा मक्खी डूब के मर गया। सारा मक्खी कैसे मरा है? डूब के मरा है। समझ में आया? तो देखो, ये वाटर का कंटेनर या किसी भी लिक्विड का कंटेनर रो डेंसिटी की लिक्विड है, इसका जो सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मान लो यहां पे कोई भी तुम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हो, तो इस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी एटम होंगे, उस एटम को इसका पड़ोसी एटम अपनी तरफ खींच रहा होगा। सर इधर वाला भी अपनी तरफ खींचेगा? हाँ, इधर वाला भी अपनी तरफ, इधर वाला भी अपनी तरफ, दोनों तरफ इसको खींच रहे होंगे। तो सर यहां वाले एटम को ये खींच रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो पेयर में लगता है, और यहां वाले एटम अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसी तरीके से ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म करता है। अब हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने कहीं बनाया नहीं है क्या? चलो यही पे बना देते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को अगर मैं बाहर दिखाऊं, तो यहां पे इस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी लिक्विड के एटम्स होंगे, उसको इसका पड़ोसी एटम अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिसके वजह से ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगे। तो पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया लेंथ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। इसको हम सरफेस टेंशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स experienced by the atom on the surface of liquid. Force experienced by the atom on a surface of liquid per unit length. एक यूनिट लेंथ पे जितना स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन बताओ का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे बच्चे ये सोचते हैं सर फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों नहीं लिखा? फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्यों, एरिया क्यों नहीं? एरिया इसलिए नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो एक पेन लिया मैंने, पेन, और उस पेन को वाटर के सरफेस पे लग दिया। ऐसे ये वाटर के सरफेस पे पेन को रख दिया, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या ये वाटर का सरफेस या किसी लिक्विड का सरफेस इस पेन पे फोर्स लगाता है क्या? नहीं। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। आपने सुना है फेविकॉल का जब ऐड होता है तो फेविकॉल को कैसे डिफाइन करते हैं? फेविकॉल इज अ बेस एडहेसिव। बेस एडहेसिव मतलब डिफरेंट एटम के बीच में लगने वाला फोर्स। तो फेविकॉल डाल के दो चीजों को हम चिपकाते हैं। जैसे फेविकॉल डाल के इसको इससे चिपका दिया, तो जैसे फेविकॉल डाल के अगर मैं इस दोनों को चिपका दूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं फेविकॉल डाल के इन दोनों को ऐसे चिपका दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर जैसे फेविकॉल डाल के इन दोनों को चिपकाओगे तो फेविकॉल दो डिफरेंट एटम को चिपका देगा। सोचो, आज तक तुमने ऐड में इतना ध्यान दिया है? लिखा होता है या बोलते भी ऐड में
फेविकॉल इज अ बेस एडहेसिव, एडहेसिव मतलब दो डिफरेंट एटम के बीच में लगने वाला फोर्स, और कोहेसिव मतलब सेम एटम के बीच में लगने वाला फोर्स। बच्चे यहां पे सरफेस टेंशन में इतने कंफ्यूज होते हैं ना, विजुअलाइज नहीं कर पाते। बोलते सरफेस टेंशन की वजह से सर यहां पे एक रॉड रख दो, पेन रख दो, चलो मान लिया कि पेन रखा मैंने, ये पेन रखा, तो सरफेस टेंशन की वजह से इस रॉड पे फोर्स लगता नहीं, सरफेस टेंशन की वजह से सेम एटम के बीच में फोर्स लगता है। तो यहां पे फोर्स कैसे लगेगा, अब देखिएगा ध्यान से। होगा क्या कि जैसे ही आप पेन रखेंगे, तो ये मान लीजिए स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा किसी लिक्विड का सरफेस मान लिया। अब यहां पे जैसे मैं पेन रखूंगा, तो पेन क्या करेगा कि जिस पॉइंट पे पेन आएगा, ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पे पेन आएगा उस पॉइंट पे एटम को क्या करेगा, नीचे कंप्रेस करेगा। देखो ये सरफेस है, यहां पे मैंने पेन रखा, थोड़ा सा विजुअलाइज करना बेटा, यहां पे क्या रखा मैंने, पेन रखा, तो पेन क्या करेगा, इसके नीचे जो एटम आएंगे उसको कंप्रेस कर देगा, नीचे की तरफ दबा देगा। तुम देख पा रहे हो, नहीं तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मुझे बड़े अच्छे से दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, कैसे दिखाऊं मैं, इमेजिन करना, ये ऐसा सरफेस है, यहां पे मैंने पेन रखा, तो ये क्या करेगा, इसको दबाएगा। तो दबने से क्या होगा कि पेन के जस्ट नीचे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो नीचे दब जाएगा। हाँ सर नीचे दब जाएगा, पहले तो वो एकदम सरफेस पे थे तो पड़ोसी एटम इसको अपनी तरफ खींच रहा था, नीचे दबने से क्या होगा सर, नीचे दबने से इसका पास वाला एटम तो ऊपर रह जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, तो पास वाला एटम ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ ऐसे फोर्स लगा के इसको खींचेगा, ऐसे खींचेगा, सरफेस थोड़ा सा दबेगा, दबने की वजह से ये इसको पकड़ के ऐसे खींचेगा। अगर मैं एरिया ले लूं, समझना एरिया, डिस्क ले लिया और डिस्क को इसके सरफेस पे डाल दिया, जैसे डिस्क को डालूंगा तो डिस्क का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, हाँ सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ऐसा डिस्क जैसे ही पड़ेगा तो सरफेस कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इतना डेप्थ नहीं आएगा, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं, जैसे देखो ऐसा बन जाएगा, लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, क्लियर है, समझ रहे हो। डिस्क जहां जितने एरिया पे आए उतने एरिया के लिक्विड को नीचे दबा दिया, अब उतने एरिया का लिक्विड तो नीचे दब जाएगा, तो यहां पे जो एटम होगा उसको ये एटम अपनी तरफ खींच रहा होगा, वो तो पहले भी प्लेन सरफेस पे ऐसे खींच रहा था। अब इसके लेंथ में जो एटम कॉर्नर पे नीचे गए हैं, ध्यान से देखिएगा, जो एटम कॉर्नर पे नीचे गए हैं, देखिएगा ध्यान से, लिक्विड सरफेस पे जैसे ही मैंने डिस्क को डाला, सुनिएगा, लिक्विड सरफेस पे जैसे ही मैंने डिस्क को डाला तो डिस्क के नीचे जितने एटम हो गए लिक्विड के वो तो नीचे दब गए, ये लिक्विड का स्ट्रीम मान लो, पूरा का पूरा लिक्विड का सरफेस है, यहां से लिक्विड के सरफेस नीचे दब गए। अब पड़ोस वाला लिक्विड का सरफेस थोड़ा ऊपर उठ गया, तो ये लिक्विड का सरफेस इसको पकड़ के ऊपर खींचेगा, ये लिक्विड का सरफेस यहां पे जो एटम होगा, जस्ट यहां पे जो एटम होगा लिक्विड का, ये सरफेस थोड़ा ऊपर उठ गया तो ये वाला एटम इसको ऊपर खींचेगा, तो ये एटम ऊपर, ये एटम ऊपर, यहां ऊपर, वहां ऊपर, उसी तरीके से पूरे लेंथ में 2 पाई आर, अगर रेडियस आ रहा है तो 2 पाई आर लेंथ में सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा। सर यहां पे फोर्स नहीं लगा क्या, यहां पे कहां लगा फोर्स, यहां पे जो फोर्स लग रहा था तो प्लेन में ही लग रहा था, तो इस प्लेन में ही बीच वाले एटम पे जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेन में ही लगेगा। मेरी बात सुनिएगा, बीच वाला कोई एटम एज्यूम करो तो उसमें तो फोर्स इस प्लेन में ही लगेगा। असल में लिक्विड के सरफेस पे डिस्क अगर नीचे नहीं डूबता है तो क्यों नहीं डूबा, क्योंकि जैसे ही मैंने डिस्क को रखा तो डिस्क अपने एरिया के बराबर लिक्विड के सरफेस को नीचे कंप्रेस कर लिया, तो लिक्विड का सरफेस सेम लेवल पे नीचे गया, तो जितने एरिया के एटम नीचे गए हैं वो तो सेम लेवल पे फोर्स लगाएंगे इसी सरफेस के पैरेलल, तो उसके वजह से डिस्क का जो वेट नीचे होगा वो बैलेंस नहीं होगा। डिस्क का वेट कैसे बैलेंस होगा, तो यहां पे एटम जो जस्ट इसके सरकमफ्रेंस पे होगा उसके 2 पड़ोसी होंगे, अब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, जितने सरकमफ्रेंस पे एटम होंगे उसके 2 पड़ोसी होंगे, कौन कौन से, एक जो डिस्क के नीचे चिपक गया और एक जो डिस्क के बाहर जस्ट इसको पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब इस लेवल में जो यहां पे एटम है, इस लेवल में जो एटम है, इस एटम के 2 पड़ोसी, एक जस्ट डिस्क के नीचे दब गया है, वो भी तो दबा हुआ, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो खुद ही मारा है। क्या नीचे डिस्क के नीचे जो एटम दब गया है कोई इस एटम को नीचे जाने से रोकेगा, वो कैसे रोकेगा सर, वो तो खुद ही दबा हुआ है। कौन रोकेगा, पड़ोसी रोकेगा, यहां वाला बाहर वाला पड़ोसी, हाँ सर बाहर वाला पड़ोसी रोकेगा। तो बाहर वाला पड़ोसी कितने लेंथ पे फोर्स लगा है, सरकमफ्रेंस पे, एरिया पे तो फोर्स लगा नहीं। फील कर रहे हैं आप, जब मैं रॉड को दबाता हूं तो रॉड के भी 2 पड़ोसी होंगे, रॉड को दबाता हूं तो रॉड के कितने पड़ोसी होंगे, 2 पड़ोसी होंगे। रॉड इस लेंथ में अंदर दबेगा तो दोनों तरफ सरफेस के 2 पड़ोसी होंगे जो उसको टांग के ऊपर खींचेंगे। डिस्क में एक ही पड़ोसी होगा क्योंकि इस एरिया में
बहुत सारे पड़ोसी तो उसको नीचे दब गए। अगर मैं रिंग ले लूं तो रिंग में कितने पड़ोसी होंगे? 2 पड़ोसी होंगे। रिंग में 2 पड़ोसी कैसे होंगे? तो चलो मैंने ये रिंग लिया, चलो यहां रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये रिंग लिया मैंने, ये क्या लिया मैंने? रिंग लिया। अब रिंग में क्या होंगे? देखो रिंग क्या करेगा, लिक्विड सरफेस को कुछ इस तरीके से दबाएगा। अब रिंग के सरकमफ्रेंस पे जो एटम है, रिंग के सरकमफ्रेंस पे जो एटम बनेंगे, देखिएगा ध्यान से, रिंग के सरकमफ्रेंस पे जो लिक्विड के एटम बनेंगे, समझ पा रहे हैं आप? समझिए, थोड़ा फील करिए इस बात को। उसके 2 पड़ोसी हैं, एक इधर एक इधर, दोनों इस एटम के ऊपर होंगे, तो दोनों तरफ से पकड़ के इस एटम को नीचे जाने से रोकेंगे। तो जब रिंग अपने सरकमफ्रेंस पे आने वाले लिक्विड के एटम को जब नीचे दबाएगा, तो इस एटम को ऊपर खींचने वाले कितने पड़ोसी होंगे? दोनों पड़ोसी ऊपर ऐसे खींचेंगे। देख देख, यहां पे फील कर, यहां पे फील कर, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी, दोनों पड़ोसी ऐसे खींचेंगे। देख, लेकिन डिस्क में एक ही पड़ोसी खींचेंगे। डिस्क में क्या होगा? एक ही पड़ोसी खींचेंगे। तो किसको लिक्विड सरफेस पे बैलेंस कराना आसान है? अगर m मास का लिक्विड एक रिंग रख दो और m मास का डिस्क रख दो, तो किसके डूबने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? तो डूबने की प्रोबेबिलिटी डिस्क की ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्क के सिर्फ सरकमफ्रेंस के बाहर वाले पड़ोसी उसको ऊपर खींचेंगे। सरफेस टेंशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, सिर्फ सरफेस टेंशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, बाइंड फोर्स कंसीडर नहीं करना है। तुम लोग सर डिस्क का तैरना आसान है, इसको डुबाते तो जल्दी डूब जाता। नहीं, इसको मैं अगर पानी में रखूं, सरफेस टेंशन की वजह से इस पे दुगना फोर्स लगेगा डिस्क के कंपेयर में। मान लो कि मासलेस डिस्क और मासलेस रिंग है, उसको मैंने लिक्विड के सरफेस पे रख दिया। कहां रख दिया बेटा? लिक्विड के सरफेस पे रख दिया। अब लिक्विड के सरफेस पे रखूंगा तो एडहेशन की वजह से लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा इस रिंग के एटम के साथ, लिक्विड का जो एटम होगा इस रिंग के एटम के साथ चिपक जाएगा। लिक्विड का जो एटम होगा इस रिंग के एटम के साथ चिपक जाएगा। देखो, इस रिंग के एटम के साथ चिपक जाएगा। और इसको मैं अब ऊपर उठाने की कोशिश करूं, जैसे ये सरफेस है, यहां पे चिपक गया, देखो यहां पे चिपक गया। अब अगर मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, सरफेस से ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, तो जैसे मैं ऊपर उठाऊंगा तो लिक्विड सरफेस इस पे ऐसे चिपकेगा। अब दोनों तरफ नीचे की तरफ लिक्विड जो होंगे इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे। लेकिन डिस्क को अगर मैं इसके सरफेस पे रख के ऊपर उठाऊं तो यहां पे जो लिक्विड चिपके है वो पूरा का पूरा चिपक के ऊपर जाएंगे, तो ये लेवल सरफेस मेंटेन रहेगा। यहां पे जो ऊपर गया है एटम, जैसे मैं यहां पे अगर डिस्क रखता हूं, ये डिस्क रखता हूं, फील करिएगा इसको, अगर मैं डिस्क रखता हूं ये, तो डिस्क में क्या होगा कि ये सारे लिक्विड इस पे एडहेशन की वजह से चिपक जाएंगे। और जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो नीचे वाला लिक्विड जस्ट इसके साथ ऊपर जाएगा, लेकिन इसके सरकमफ्रेंस के बाहर जो होगा एटम, यहां पे जो होगा एटम, ये नहीं जा पाएगा, ये अपने लिक्विड स्ट्रीम के साथ चिपका रहेगा। तो ये वाला पड़ोसी इसको बाहर की तरफ से ही सिर्फ फोर्स लगाएगा, यहां पे फील करें आप, यहां से फोर्स लगाएगा, एक ही फोर्स लगेगा इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे। लेकिन अगर मैं रिंग की बात करूं तो यहां पे जो एटम चिपक के ऊपर गए, इसके दोनों तरफ लिक्विड नीचे छूटेंगे, तो एक इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा, यहां एक इधर से खींचेगा और एक अंदर की तरफ से इधर से खींचेगा। यहां पे डिस्क पे एक ही फोर्स लगेगा, रिंग पे दोनों फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्चुअल में लगते कहां पे है? तो फोर्स लगते हैं बेटा लेंथ पे। इसीलिए हम यहां पे सरफेस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन आता है वहां पे फोर्स डिफाइन करते हैं हम पर यूनिट लेंथ पे। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट टोटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ लेंथ L, ये होता है सरफेस टेंशन। अब जैसे रॉड है लेंथ का, तो इस L लेंथ के रॉड पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स नहीं लगा है, लेकिन ये जो एटम है वो L लेंथ पे चिपक गए हैं। अब L लेंथ पे एटम चिपक गए हैं, किस पे चिपक गए हैं? तो L लेंथ के रॉड पे चिपक गए हैं। तो इसके जो पड़ोसी फोर्स लगाएंगे इसके नीचे दबे हुए एटम पे, उसको अल्टीमेटली हम रॉड पे मान लेते हैं। तो हम यहां पे अगर आपसे पूछे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉड, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉड ड्यू टू सरफेस टेंशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉड, एक्टिंग ऑन रॉड, तो बताइए क्या होगा? तो सर यहां पे फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, इनटू लेंथ के रॉड के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 2L से मल्टीप्लाई होगा,
ये आएगा 2l क्यों? ये जो एटम है उसके पड़ोसी 2 एटम बनेंगे जो इसको पकड़ के खींचेंगे, दोनों तरफ से एटम पकड़ के खींचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पे सवाल कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इट सरफेस टेंशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। और स्पेशली अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर के लिए सरफेस टेंशन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरीके से लिनियरली डिक्रीज होता है, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहां पे सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। वाटर की सरफेस टेंशन, बॉयल करोगे वाटर को तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, और पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बिकॉज it decrease the surface tension of a water. It decrease the surface tension of a water. The surface tension arises due to intermolecular cohesive force. यही बता रहा था मैं आपको. It's surface tension due to which the surface of the liquid tends to contract and occupies minimum surface area. Occupy minimum surface area. Minimum surface area. और किसी भी वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, इसलिए जो बबल बनते हैं वो स्फेरिकल शेप के बनते हैं। गिवन वॉल्यूम के लिए, फॉर गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस फॉर मिनिमम एरिया इज फॉर स्फीयर। फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम एरिया इज पॉसिबल ओनली फॉर ए स्फीयर। द सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस। ये सरफेस के पैरेलल लगता है। सरफेस के कैसे लगता है? पैरेलल लगता है। देखिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा था, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ पैरेलल टू द सरफेस एरिया। हमेशा सरफेस एरिया के पैरेलल ही लगता है फोर्स। आपने इमेजिन किया होगा, जब ये पूरा प्लेन है, सरफेस ऐसे है, फ्लैट है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये वाला पड़ोसी एटम इसको सरफेस के पैरेलल खींचेगा। जैसे मैं यहां पे एक रॉड रखता हूं, तो रॉड की वजह से रॉड के नीचे जो एटम है वो थोड़ा नीचे दबता है, ऐसे नीचे दब गया तो पड़ोसी वाला जो होगा, जैसे यहां पे आराम से ऐसे देख सकते हैं, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। जब यहां पे रॉड रख दोगे तो रॉड के नीचे जो एटम आ गया, देखो ऐसे दब गया। हाँ, अरे वाह, ये तो ज्यादा अच्छा, इससे समझाना आसान था, नीचे दब गया। तो इसके पड़ोसी जो एटम होंगे, देखो सरफेस कैसा रहा, फ्लैट रहा कि थोड़ा कर्व्ड हो गया, सर थोड़ा नीचे कर्व्ड हो गया। अब क्या होगा, इस कर्व्ड सरफेस पे यहां पे जो एटम होगा, देखो यहां पे जो एटम होगा, इसे दबे हुए एटम को इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। तो दोनों देखो, इस एल लेंथ पे इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, तो टोटल कितने लेंथ पे फोर्स लगा? 2l लेंथ पे। और सरफेस टेंशन क्या होता है सर? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ पे मान लो फोर्स लग रहा है s, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो टोटल l लेंथ पे कितना लगेगा? sl। यहां पे टोटल लेंथ कितना है सर? इधर से l, इधर से l, 2l से मल्टीप्लाई किया। कितना इजी है समझना। विजुअलाइज कर लोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो एकदम चमक रहा है आंख के सामने। ये वाला पॉइंट अभी मैं समझाऊंगा, ये एनर्जी से रिलेटेड है। अब मैंने यहां पे एक सवाल लिखा है, देखिएगा सवाल क्या है। सवाल देखिए, ऑल आर massless placed on the surface of liquid having surface tension s, then find force required to pull up। सारे के सारे मासलेस है। ये मासलेस रिंग लिया है मैंने, जिसका रेडियस है r, इसको एक लिक्विड के सरफेस पे रख दिया है। अब लिक्विड के सरफेस पे रख दिया तो इसको ऊपर खींचने के लिए कितना एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? सर मासलेस है तो फोर्स 0 होना चाहिए। हाँ, मासलेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नहीं लगेगा, फोर्स 0 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने लिक्विड के सरफेस पे रखा तो यहां पे सरकमफ्रेंस पे इस रिंग ने लिक्विड एटम को चिपका दिया था। अब जैसे ऊपर खींचूंगा तो लिक्विड का एटम इसके सरकमफ्रेंस में चिपक के बाहर आएगा, तो इसका पड़ोसी एटम नीचे छूट जाएगा, ये भी नीचे छूट जाएगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। तो एक यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है s। टोटल लेंथ कितना है सर? यहां से यहां तक टोटल लेंथ आएगा 2 पाई r, और नीचे भी आएगा 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r। इतना फोर्स लगेगा इसको ऊपर पुल करने के लिए। और वही मैं अगर डिस्क की बात करूं, तो डिस्क में यहां एटम, ये एटम के साथ ये एटम भी पूरा चिपक के ऊपर उठेगा। अब इसी सरफेस पे ऊपर उठ रहा तो इसका सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स तो पैरेलल होगा। ये एटम ऊपर नीचे छूट जाएगा, तो ये जो एटम नीचे छूटा है, यहां पे साइड में, सिर्फ यही इसको ऊपर जाने से रोकेगा।
यहां पे दोनों एक तरफ एटम नीचे छूट रहे थे, यहां पे सर्कमफ्रेंस वाले एटम को पकड़ के ऐसे खींचेंगे नीचे की तरफ, इस तरीके से खींचेंगे। देखो पूरी फील के साथ देखिए, एकदम आपके आंख के सामने चमकेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए डिस्क भी मासलेस और रिंग भी मासलेस, तो इसको सरफेस टेंशन कितने फोर्स पे लग रहा है? तो सर 2 पाई आर इंटू एस, एक यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता है एस इंटू 2 पाई आर। इतना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से। अगर इतना फोर्स मैंने लगा दिया तो इसको ऊपर उठा लूंगा। तो किसको ऊपर उठाना आसान है, रिंग को कि डिस्क को? सेम मास का रिंग और सेम मास का अगर डिस्क भी लेता हूं तो रिंग को ऊपर उठाना मुश्किल होगा डिस्क के कंपेयर में। यह है तुम्हारा स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम नहीं, स्क्वायर फ्रेम तो ये स्क्वायर प्लेट है, वो स्क्वायर फ्रेम और ये स्क्वायर प्लेट। किसको ऊपर उठाना इजी होगा? सर प्लेट की अगर बात करें तो इसको ऊपर उठाना इजी है। क्यों? क्योंकि यहां वाला जो एटम है उसको बाहर वाला एटम नीचे खींचेगा। अगर आप ऊपर उठाना चाहते हैं तो बाहर वाला एटम इसको नीचे पकड़ के खींचेगा। सर इधर वाला एटम तो इसके तो लेवल में ही रहेगा, तो ये कोई अपोज नहीं करेगा अंदर वाला। तो ये हो जाएगा, अगर इसका लेंथ L है तो ये L 4L, तो ये हो जाएगा एक यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स S इंटू 4L, इतना फोर्स लगेगा। अगर आप स्क्वायर फ्रेम की बात करेंगे, स्क्वायर फ्रेम पे ये एटम चिपक के इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये पड़ोसी भी नीचे खींचेगा, इधर से भी नीचे खींचेगा। अगर इसका साइड लेंथ L है तो कितने लेंथ पे फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से? 8L, S इंटू 8L बराबर फोर्स। ये आपका जवाब है। एक एनुलर डिस्क पे भी सवाल पूछ लेते हैं। एनुलर डिस्क का मतलब रहता है, एनुलर डिस्क का मतलब होता है इसका इनर रेडियस है स्मॉल r और आउटर रेडियस है कैपिटल R। तो कितना फोर्स लगेगा? तो लगेगा S इंटू 2 पाई स्मॉल r प्लस 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई को अगर बाहर निकाल दे, 2 पाई S स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये होगा फोर्स। इतना फोर्स लगेगा। बताइए फील हुआ 100%? चलिए नेक्स्ट, द स्क्वायर वायर फ्रेम ऑफ साइड L इज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन T। सरफेस टेंशन को S या T से भी लिख लेते, T। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द फ्रेम फ्रॉम द लिक्विड इज, फ्रेम और प्लेट में फर्क है, फ्रेम। ये होगा आपका आंसर D, बिना किसी झंझट के, बात खत्म। ये सरफेस टेंशन का फोर्स वाला पार्ट समझाया बस। नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? देखो जैसे मान लो कि मैं किसी कंटेनर में लिक्विड को फिल कर दे, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, बढ़िया लिक्विड फिल्डेड है। लिक्विड के सरफेस पे एक एटम मैंने ए एज्यूम कर लिया, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, और एक एटम लिक्विड के अंदर बी एज्यूम कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो किस लिक्विड के एटम को बाहर निकालना इजी होगा? तो इस लिक्विड को बाहर निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से एटम से घिरे हुए हैं और नेट कोहेसिव फोर्स इस पे लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है 0 लग रहा है, लेकिन इस चारों तरफ से इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है, चारों तरफ से इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है। और ए को देखें तो ए पे सिर्फ एक ही तरफ से नेट फोर्स लग रहा है। अगर हम इसको खींचना चाहें तो इसको ऊपर खींचना आसान होगा, ये लेस स्टेबल है। लिक्विड के सरफेस पे जो एटम है वो कम स्टेबल है। अब कह सकते हैं बीच इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल देन ए। बी चारों तरफ से एटम से घिरे हो, चारों तरफ से एटम उसको पकड़ के रखा हुआ है 3 डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन इसका नीचे वाला हिस्सा ही एटम कोहेसिव फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा इसका फ्री है। अब एक बात बताऊं, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, पक्की बात। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो सर इसका मतलब एक कम स्टेबल है तो एक की एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, जैसे मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो नीचे क्यों भागता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, दुनिया में जितने भी चीजें हैं, नेचुरली अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल होना चाहता है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। ठीक बात है। तो सर ए के पास कौन सी एनर्जी ज्यादा है बी के कंपेयर में? और क्या जितने एटम होंगे सरफेस पे सबके पास इतनी एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ,
कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? किसकी वजह से एनर्जी ज्यादा है? सरफेस पे होने की वजह से। इसलिए इस एनर्जी को नाम दिया मैंने सरफेस एनर्जी। जैसे एक होता है मास एनर्जी, E बराबर mc², मास की वजह से जो एनर्जी आती है मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आती है, केमिकल एनर्जी जो केमिकल की वजह से आती है। ये सरफेस पे होने की वजह से आया। जितने भी एटम सरफेस पे सब कितनी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो उसे तो बड़ा सिंपल है, हम सरफेस एनर्जी लिख सकते हैं। सरफेस एनर्जी इसके पास हो जाएगा E बराबर, कितना सरफेस एनर्जी होगा इसके पास? तो मान लेते हैं टोटल सरफेस एनर्जी है इसके पास E बटा टोटल एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया यहां पे कुछ A आएगा, A इज अ एरिया, को हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन से। सरफेस एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ लिक्विड, तो पूरे लिक्विड में स्टोर होगा कि सिर्फ सरफेस की वजह से स्टोर होगा? ड्यू टू सरफेस एरिया ओनली। E is a surface energy of an atom which is on the surface। सरफेस पे जितने टोटल एटम होंगे उसी में ये एनर्जी स्टोर होगी, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सर सरफेस टेंशन तो फोर्स बटा लेंथ था, हाँ फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है सरफेस टेंशन, एंड टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया भी होता है सरफेस टेंशन। टोटल सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। डायमेंशनली भी देखोगे तो देखो फोर्स अपॉन लेंथ और एनर्जी अपॉन एरिया का डायमेंशन सेम होगा। इसलिए सरफेस टेंशन के दो यूनिट डिफाइन होते हैं, न्यूटन मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन एक ही होगा। डायमेंशन क्या होगा बोलो? m l का पावर -1 t का पावर -2 ये आएगा डायमेंशन। देख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ से निकालिए या एरिया एनर्जी पर यूनिट एरिया से निकालिए। तो सर इसके हिसाब से तो आप ये कहना चाहते हो कि आप सरफेस टेंशन कहोगे, मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ समझूंगा। हाँ, मैं तुम्हें सरफेस टेंशन कहूंगा, तुम फोर्स पर यूनिट लेंथ समझना या एनर्जी पर यूनिट एरिया समझना। सरफेस टेंशन को इसको दो तरीके से हमने डिफाइन किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया, मान लो किसी सरफेस पे एनर्जी स्टोर है A, टोटल एनर्जी स्टोर है A, उसकी सरफेस टेंशन है S और एरिया है A, तो उसको हम क्या लिखेंगे? सर सरफेस टेंशन हो जाएगा E बटा A। अब लिक्विड की सरफेस टेंशन तो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अगर किसी तरीके से मैंने एरिया को डबल कर दिया, अगर एरिया को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो एनर्जी क्या होगी? तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये चेंज नहीं होता। एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन उसकी सेम रहेंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं मिलाते हैं। फॉर कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड, किसी लिक्विड के लिए ये सब कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। किसी लिक्विड के लिए क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। मतलब सरफेस टेंशन गिवन लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा। एरिया को डबल करेंगे तो सरफेस एनर्जी डबल हो जाएगी। आप यहां से कह सकते हो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एस। क्या है सर? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का सरफेस एनर्जी एस है, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सरफेस एनर्जी आ जाएगी। बहुत इजी है साहब, बहुत इजी है। अब यहां पे किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली उसके सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाता है। बहुत आसान, बहुत आसान है। मान लो एक लिक्विड का सरफेस है, सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन इज वर्क डन टू increase the free surface of liquid by delta x length, work done to increase the free surface of a liquid by delta x length। मान लो ये लेंथ है इसका L, यहां से x लेंथ का, x लेंथ और L विड्थ का कोई लिक्विड का फ्री सरफेस है। इसको यहां से पकड़ के F फोर्स लगा के इसके लेंथ को डेल्टा x से बढ़ा दिया, मैंने यहां पे ले आया, ये एक्स्ट्रा एरिया मैंने इसके खींच के बढ़ा दिया। इसमें कितना वर्क डन होगा? तो सर वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा है? सर मैंने फोर्स लगाया यहां पे F, और कितने लेंथ पे लगा है? सर डेल्टा x टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका वर्क।
फोर्स एक पॉइंट पे नहीं लगा बेटा, यहां पे जो फोर्स लगा ना, इसको पकड़ के हर जगह से इसको पकड़ के आगे खींचा, ऐसे 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 ऐसे। सर जब इसको आगे खींचोगे तो इसके एटम को अगर आगे ले जाओगे तो बाय डिफॉल्ट यहां से एक चीज हमें समझ आ रही, यहां वाला जो एटम इसको पीछे खींचेगा, हाँ पीछे खींचेगा, तो इसकी वजह से निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, हाँ इसकी वजह से निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। कितना वर्क डन होगा इसकी वजह से, तो जो ये फोर्स है वही ये फोर्स आएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगा। धीरे 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 इसका सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया। टोमो टाइप बच्चे पूछते हैं कि सर अगर फोर्स सेम हो जाएगा तो बट आगे कैसे जाएगा, अभी इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड से धीरे 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 आगे ले गया। तो सर इस फोर्स को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यूनिट लेंथ पे लगता है फोर्स एस, तो टोटल एल लेंथ का लिक्विड का लेंथ था ये, तो एस एल लगेगा फोर्स। हाँ तो इस फोर्स को आप एस इंटू एल लिख सकते हो, एस इंटू एल, ये डेल्टा एक्स। अब बताओ एल इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, इसका लेंथ कितना है एल और ये क्या है डेल्टा एक्स, तो ये एक्सेस एरिया हो गया, एरिया इंक्रीज्ड एरिया डेल्टा ए इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है यूनिट एरिया का एनर्जी, यूनिट एरिया का एनर्जी, यूनिट एरिया का एनर्जी ये रहा और डेल्टा ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वर्क डन जो हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी, एक्सेस सरफेस एनर्जी, एक्सेस सरफेस एनर्जी या इंक्रीज सरफेस एनर्जी, इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी, इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया। देखो जब भी सवाल होगा सरफेस टेंशन से रिलेटेड तो दो ही तो फोर्स है तुम्हारे पास, अगर फोर्स खेल रहा है तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट टोटल फोर्स पर यू टोटल लेंथ, तो ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे फोर्स को डिफाइन कर सकते हो, एक यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स एस, टोटल एल लेंथ पे फोर्स लगेगा एस एल और यहां पे एक यूनिट एरिया पे एनर्जी एस, तो टोटल एरिया में जो एनर्जी स्टोर होगा वो ई हो जाएगा, ई बराबर एस ए और एफ बराबर एस एल। सिंपल सी बात है। यहां पे फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया घटा दूंगा, टोटल फाइनल एरिया ये हो गया पूरा, उसमें से इनिशियल एरिया ये वाला पहले वाला घटा दूं तो ये हो गया एक्स्ट्रा एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ये हो गया एक्स्ट्रा एरिया जो मैंने इंक्रीज किया है। उस एक्स्ट्रा एरिया में एनर्जी पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी डेल्टा ई, ये एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ गई। ये कहां से आई एक्स्ट्रा एनर्जी, जो मैंने वर्क किया वही तो इसमें स्टोर हुआ है, जो वर्क किया है इक्वल टू वर्क, इक्वल टू वर्क, जो स्टोर एनर्जी है वो एक वर्क के बराबर है। इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ही पिद्दू साइड छोटू सवाल, देख ध्यान से। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 5 न्यूटन पर मीटर, इसको जूल पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इफ अ फिल्म इज हेल्ड ऑन अ रिंग ऑफ एरिया इतना, इट्स सरफेस एनर्जी इज अबाउट एक चीज का बस यहां पे ध्यान रखना है, ये लिक्विड का सरफेस नहीं बोला है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज दिस, एक लिक्विड का सरफेस टेंशन ये है। इफ अ फिल्म इज हेल्ड ऑन अ रिंग ऑफ एरिया ए, इस एरिया पे 0.02 मीटर स्क्वायर पे एक फिल्म बना है। फिल्म का क्या मतलब होता है, फिल्म का मतलब होता है कि लिक्विड दो तरीके से, लिक्विड में सरफेस दो तरीके से डिफाइंड होता है। लिक्विड में सरफेस एक तो डिफाइन होता है कि लिक्विड कहीं कंटेनर में रखा है, जो मैंने ये लिया था, लिक्विड कंटेनर में रखा है, तो इसका ये रहा फ्री सरफेस, फ्री सरफेस इसका ऊपर है ए, देखो ये फ्री सरफेस है, लिक्विड कंटेनर में रखा है। और दूसरा लिक्विड का फिल्म बनाया, तो फिल्म इस रिंग पे बनाया, देखो यहां पे लिखा है फिल्म इज हेल्ड ऑन अ रिंग, ये रिंग है, इस पे फिल्म बना है, मतलब यहां पे सरफेस जैसा यहां पे बन गया, तो फ्री सरफेस इधर भी है इधर भी है, फिल्म इस रिंग में बना है, तो फिल्म के दो सरफेस एरिया फ्री होंगे, एक इधर भी और एक इधर भी। बस इतना समझ लिया, सरफेस टेंशन के सवाल खत्म। फिल्म जो बना वो किसी कंटेनर में नहीं बना, रिंग में दोनों तरफ इसकी फ्री सरफेस एरिया होगी। सो रिंग में दोनों तरफ इसकी अगर फ्री सरफेस एरिया होगी तो इसकी एनर्जी दो एरिया के बराबर आएगा। फ्री सरफेस जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका फ्री सरफेस एरिया जो रेडियस आर, मतलब एरिया इसका ए है, तो एक यूनिट एरिया में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है एस, और यहां पे टोटल एरिया जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा आपका
2 इंटू एरिया ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि दोनों तरफ फ्री सरफेस है। ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2/100, 2/100 ना, 0.02 को 2/100 लेंगे तो 5 से कैंसिल करूंगा तो 20, 2 से कैंसिल करूंगा तो 10, 1/5 आ रहा है यार। अच्छा 10⁻⁻2 के टर्म्स में ये आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2/100 लिखो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 काट दो, 2 इंटू 10⁻⁻1 जूल इज योर आंसर। कंटेनर में लिक्विड रखा होगा या फिल्म बनेगा, फिल्म में डबल एरिया होता है। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 10 न्यूटन पर मीटर। इफ थिन फिल्म ऑफ द एरिया इतना मीटर इज फॉर्म्ड अ लूप, देन सरफेस एनर्जी, फिर से इसमें सरफेस एनर्जी होगा टोटल सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इंटू टोटल एरिया, एरिया टोटल लेंगे और फिल्म बना है तो दोनों तरफ फ्री सरफेस होगा। सरफेस टेंशन लिखेंगे अपना 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.05 को लिख देते हैं 5/100, 5/100 तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 1 जूल आंसर आएगा, नीचे 10 है। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज आर। अब देखो सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। लिक्विड ड्रॉप की अगर बात करते हैं, जैसे रेन ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप ये ड्रॉप है, अंदर में वाटर मॉलिक्यूल है, और ये कह रहा है आपका सोप बबल। यही एक खास डिफरेंस है जिसमें बच्चे जानते हुए भी गलती से गलती कर देते हैं। यह सोप बबल, सोप बबल यही जो आपका मैं यहां पे बना के दिखा रहा था, यही तो है सोप बबल आपका, यही तो है आपका सोप बबल। देखिए यही तो है सोप बबल। ये सोप बबल की अगर आप बात करेंगे तो सोप बबल में जो फ्री सरफेस होगा वो इसके एरिया के डबल होगा। देखिए यहां पे जब निकल रहा है तो इसके बाहर भी फ्री सरफेस है और इसके अंदर भी तो एयर ही है, बबल है ये बबल। ये क्या बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल बन रहा है। देखो मजे आ रहे हैं, इसके अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। देखो इसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। देख देख देख, इसको कहते हैं सोप बबल। ये देख सोप बबल। अरे यही इंटरफेस मुझे दिखाना था, इसको स्लो करके देख लेना एक बार, इंटरफेस का रेडियस भी बताऊंगा मैं। तो भाई साहब फ्री सरफेस इसमें डबल है, तो इसमें जो टोटल एनर्जी होगी, सरफेस टेंशन होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, और इसमें 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पे टोटल एनर्जी होगी लिक्विड ड्रॉप में, वो s इंटू ए होगी। सवाल क्या कह रहा, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल is keeping temperature constant, the radius of the soap bubble is doubled, then energy necessary for this work। एनर्जी नेसेसरी कितना, जितना एनर्जी एक्स्ट्रा सरफेस एरिया में स्टोर हुआ वही एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी होगी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब सोप बबल होने की वजह से जो भी एरिया यहां पे लिखेंगे उसको ध्यान से लिखना। सर एरिया हो जाएगा फाइनल, स्फेरिकल बबल है तो 4 पाई 2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। देख लो ध्यान से, 4 पाई r स्क्वायर तो एरिया होना चाहिए, रेडियस डबल इसलिए 2r का होल स्क्वायर लिखा, और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 क्यों लिखा, क्योंकि अंदर और बाहर दो एरिया काउंट होगा, तो सबसे पहले 2 तो बाहर निकाल ले तू, तो ये आ जाएगा 2s 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से देखना ये है 4 पाई 4r स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, 4r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौका 16, काम करो 4 पाई r स्क्वायर को भी बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर, और यहां से 3 मंदर बचेगा, 16 में से 12 जाएगा, वैसे भी ऐसे भी कर सकते हो, 2s और 4 चौका 16 पाई r स्क्वायर में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 पाई r स्क्वायर, 12 दूना 24 पाई r स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 24 पाई r स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सोप बबल की बात होगी तो एरिया डबल होने से 2s रख दो और फाइनल माइनस इनिशियल एरिया घटा दो, बस 2 का फैक्टर यहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये नीट 2016 फेज 2 का सवाल है, सवाल समझिएगा। अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इतना एरिया, देखो लेंथ इंटू विड्थ दिया हुआ है, टू द इतना, इफ द वर्क डन
इज इतना, देन वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन इज। ध्यान से देखिएगा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेंथ और विड्थ का, और ये रहा है। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगुलर फिल्म की बात की है, तो फिल्म की बात करेगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू सरफेस टेंशन, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। क्योंकि ये लिक्विड फिल्म है बेटा, लिक्विड फिल्म के 2 फ्री सरफेस होते हैं, तो इसलिए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो देखिए यहां पे ध्यान से 2 इंटू सरफेस टेंशन, वर्क हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -4, एक लाइन का कैलकुलेशन है। फाइनल एरिया हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 4 दूना 8, 8 इंटू 10 टू द पावर -4, -4 -4 -4 कॉमन निकाल लो, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 3 इज इक्वल टू 2s, 20 में से 8 जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा सर 12, 12 को यहां पे 3 से कैंसिल करोगे तो 4, 3 12, 4 दूना 8, s बराबर 1/8, s बराबर 1/8, तो ये हो जाएगा 0.05 न्यूटन पर मीटर। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो। सही है ना, एकदम सही है। 1/8 0.025 आएगा। नहीं 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 ये आएगा, आई एम सॉरी, बढ़िया टीचर में बिल्कुल सही है, 0.125 ये आ गया आंसर। देखो 2 लाइन का कैलकुलेशन है, सीधा आंसर। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज। अच्छा, एक सोप बबल 10 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क सर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, सोप बबल है तो 2s इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर दो, है ना। अब बनाना ही है सोप बबल 10 सेंटीमीटर का, इनिशियल तो कुछ था ही नहीं, तो ये 0 हो गया। 2 सरफेस टेंशन 3/100 इंटू एरिया हो जाएगा तुम्हारा, बबल मतलब स्फेरिकल ही होता है, तो 4 पाई 1/10 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वर्क डन इन इंक्रीज द साइज ऑफ सोप फिल्म, देखो सोप फिल्म ऑफ इतना टू इतना इज इतना, देन सरफेस टेंशन वर्क डन इज इक्वल टू, सोप बोले तो 2s कर दो, फिल्म बोले 2s कर दो, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब है तुम्हारा लिक्विड ब्रेक होने पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से देखिए। एक लिक्विड ड्रॉप है, एक सरफेस टेंशन उसका है s, लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस टेंशन is ऑफ सरफेस टेंशन। अगर एक लिक्विड ड्रॉप बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप में टूट जाता है तो क्या सरफेस टेंशन चेंज होगा? नहीं सर, सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन हो ही रहेगा। अब बहुत सारे छोटे छोटे लिक्विड हिस्से में लिक्विड में टूट गया, वन लिक्विड टू n इक्वल लिक्विड ड्रॉप्स, वन लिक्विड ड्रॉप ब्रेक्स इनटू n स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स, जिसका एरिया है आपका स्मॉल r, जिसका एरिया आपका स्मॉल r। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा? सबसे पहला सवाल तो यही है, पहले सबसे पहला सवाल यही है, इसमें एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? किसी लिक्विड का ऐसा होता है तो उस लिक्विड का टेंपरेचर डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा, यह सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है? तो सोच के बताइए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले यह बताओ कि इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं सर, टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा, स्पेस तो उतना ही ऑक्युपाइड करे। एक बड़ा सा ड्रॉप है, टूट के छोटा छोटा सा ड्रॉप होगा, उसका मैटर जितना स्पेस अब ऑक्युपाइड कर रहा है पहले ऑक्युपाइड करे तो बराबर होगा। ऐसा समझो एक हलवाई का दुकान है, हलवाई ने बहुत बड़ा पहले वो बूंदी छान लिया लड्डू बनाने के लिए, और ये बूंदी को कंटेनर में रखा, इतना बड़ा कंटेनर में, अब उसमें छोटे छोटे लड्डू बना के अलग रखे, तो स्पेस मैटर का तो उतना ही लगेगा ना बेटा, वॉल्यूम सेम रहेगा। एक का वॉल्यूम बताइए कितना होगा? तो पहले का वॉल्यूम है 4/3 पाई r3, यहां पे एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r3, ऐसे ऐसे n लिक्विड ड्रॉप है तो n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r³ इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r³, तो कैपिटल r³ इज इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू सॉरी कैपिटल R, इस क्यूब को इधर ले जाओगे तो R का पावर क्यूब है और 1/³ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n का पावर 1/³ इंटू R। ये याद रखिएगा, और याद रखने का बहुत एक लॉजिक भी बताता हूं। स्मॉल r छोटा है इसलिए n का पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल R के बराबर आ गया। ये एक रिलेशन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है, ओके। अब छोटे छोटे लड्डू बना के जब ड्रॉप बाहर निकालूंगा
तो इसका नेट सरफेस एरिया बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो सुनना ढंग से, एक बहुत बड़ा लड्डू था, इसमें छोटे छोटे लड्डू अगर बना के बाहर कर दिया तो सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा। पहले सरफेस एरिया पूरा एक ये है, अब इसमें से ये छोटा 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 ऐसे बन के बाहर आएगा, तो इसका फ्री सरफेस एरिया है टोटल 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 टोटल, तो सर फ्री सरफेस एरिया तो इसका बहुत बढ़ जाएगा। तो जितना फ्री सरफेस एरिया बनेगा उतना इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसको करने में हमें वर्क करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी बढ़ी है, हम जितना वर्क करेंगे उसकी एनर्जी में जाएगा। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं जाऊंगा तो इसका एरिया, जैसे मैं एक लिक्विड ड्रॉप को छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में तोड़ दूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा ये बता दो, बढ़ेगा। और अगर एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। किसकी पास, किसका सरफेस एनर्जी होता है? लिक्विड ड्रॉप के फ्री सरफेस का। फ्री सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सरफेस एनर्जी बढ़ी कहां से? तो हमने वर्क किया है या ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ये कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बढ़ा ली होगी, या मैंने वर्क किया होगा। तो आप वर्क करोगे तो आपका वर्क डन किसके बराबर होगा? सर वर्क डन बराबर होता है सरफेस टेंशन एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ड्रॉप है तो सिंपल ये लिखेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सोप बबल होता तो 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, ये वर्क डन है। या तो वर्क डन करो, सर अगर मैं वर्क नहीं करता हूं फिर भी अपने टूट गया तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी ली होगी। सुनो, एक ड्रॉप जब टूट के बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप बनते हैं, एक ड्रॉप अगर टूट के बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप बनते हैं, एक ड्रॉप टूट के बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप बनते हैं, तो पक्की बात है कि उसका एरिया बढ़ा है। एरिया बढ़ा है मतलब पहले एरिया कम था, बाद में एरिया ज्यादा हो गया। सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट रहता है, तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। तो या तो मैंने वर्क किया होगा, अगर मैंने वर्क नहीं किया फिर भी अगर टूटा है तो सरफेस एनर्जी कैसे बढ़ी? कौन सी एनर्जी बढ़ी? सरफेस एनर्जी। तो एनर्जी तो कंजर्व रहता है, कहीं ना कहीं से आई होगी सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है हीट एब्जॉर्ब किया हो, हीट एब्जॉर्ब किया है, हीट एब्जॉर्ब करके सरफेस एनर्जी बढ़ा लिया है। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब कर लेके हीट अगर सरफेस एनर्जी में चला गया तो हीट एनर्जी गेन करके अगर सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। अब यहां पे बच्चे चिल्लाने वाले, सर हमको नहीं समझ में आया कि टेम्परेचर डिक्रीज कैसे हो जाएगा, एनर्जी बढ़ा है तो डिक्रीज कैसे होगा? एक बात बता, कौन सी एनर्जी बढ़ा है? सरफेस एनर्जी बढ़ा है। कहां से आया है? तो थर्मल एनर्जी सरफेस एनर्जी में गया है। थर्मल एनर्जी कहीं पे कम होता है तो टेम्परेचर तो डाउन ही होगा ना। एक बात बताना दादा, एक बात बता, मैं अगर हाथ को ऐसे से रगड़ता हूं टेम्परेचर बढ़ता है, तो हीट एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? मैकेनिकल एनर्जी किया। यहां पे एक ड्रॉप रखा है, अपने आप टूट के बहुत सारे ड्रॉप बन गए, तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? कहीं ना कहीं से एनर्जी आई होगी। तो या तो मैं वर्क करूंगा, नहीं तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो देखो कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गए। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, या मैं वर्क करूंगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कितना वर्क करूंगा तो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस टेंशन। फाइनल एरिया बोलो, तो एक का एरिया हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इतना एरिया का डिफरेंस है। यहां पे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, तो 4 पाई बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एस, 4 पाई एस। अच्छा, कैपिटल आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, तो ये 4 पाई तो बाहर गया, एन अंदर बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर अंदर बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कर। जब कोई टर्म यहां पे है ही नहीं और मैं आर स्क्वायर बाहर निकाला, तो भी बात है कि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड किया होगा, तो आर स्क्वायर बाहर निकल गया, डिवाइजन वाला बच गया। यहां से 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर निकाला था, ये बच गया 1। अब यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूं? सर स्मॉल आर को रख सकते हो आप कैपिटल आर बटा एन का पावर 1/3, कैपिटल आर बटा 1 एन का पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 4 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। स्मॉल आर को रखूंगा मैं कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एन का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर -1। यहां से कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन का पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा एन का पावर 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एस आर स्क्वायर एन बटा एन का पावर 2/3 -1। एन के पावर 2/3 को ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा एन का पावर -2/3 एन का पावर 1 में से 2/3 घटाओगे तो एन का पावर 1/3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका
वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 माइनस। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बात बताओ, अगर यही लिक्विड ड्रॉप होता इसके लिए तो आपने सही लिखा है, अगर सोप बबल होता तो इसका वर्क आता 2 इंटू 4 पाई एस आर स्क्वायर इंटू एन का पावर 1/3 माइनस 1 ये आता है सर। समझ में आया? 2 वाटर ड्रॉप मर्ज विथ इच अदर 2 वाटर ड्रॉप मर्ज करके एक वाटर ड्रॉप बना लिया। 2 वाटर ड्रॉप मर्ज विथ इच अदर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉपलेट। इन दिस प्रोसेस एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब। तो देखो 2 ड्रॉप मिलके जब एक ड्रॉप बनाएगा तो कुछ ऐसे फॉर्मेशन होगा। देखो 2 ड्रॉप अलग अलग है, एक ड्रॉप ऐसे चिपकेगा, फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसके बीच वाला जो फ्री सरफेस हो तो खत्म हो गया, सरफेस एरिया तो यही बचा। जब ये अलग अलग थे तो ये भी फ्री था, ये भी फ्री था। जब ये चिपक जाएंगे तो ऐसे बन गया, तो ये वाला तो मर्ज हो गया ना, ये फ्री रहा ही नहीं, तो एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो गया तो एक एनर्जी कम हो गई स्टोर, वो है आपका सरफेस एनर्जी कम हो गई। और सरफेस एनर्जी कम हो गई तो ये एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी कम होके कहां गई? एनर्जी रिलीज हो गई। तो सर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? हो सकता है अगर हीट में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे सर एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर कैसे बढ़ा? अरे कौन सी एनर्जी कम हुई है? सरफेस एनर्जी कम हुई है, कहाँ जाएगी? हीट एनर्जी में, तो टेम्परेचर बढ़ा देगा। एनर्जी लिबरेटेड, यस। सर एनर्जी रिलीज हो गई, हाँ। एनर्जी कम हो गई, हाँ। क्यों? सरफेस एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी कम हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा, सरफेस एनर्जी कम होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। एनर्जी रिलीज्ड इनटू थर्मल एनर्जी, तो टेम्परेचर उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा प्रोसेस, n इक्वल लिक्विड ड्रॉप कोलीज्ड टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ये काम खुद होगा। और यहां से सरफेस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कितनी सरफेस एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज में लिख रहा हूं, रिलीज्ड। तो पहले कितनी थी? इनिशियल माइनस फाइनल। पहले ज्यादा थी, बाद में कम बची, उतनी रिलीज हो गई, रिलीज लिख रहा हूं। इनिशियल एनर्जी कितनी है? तो इनिशियल एनर्जी आपकी होगी, एक की होगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस से मल्टीप्लाई कर दो, एक एन ड्रॉप की हो गई, एक की इतनी हो गई और टोटल एन ड्रॉप थे, माइनस एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। एन लिक्विड ड्रॉप है, तो यहां पे एक रिलेशन तो फिक्स है, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो यहां से आप लिख सकते हैं एस 4 पाई एस बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर इंटू एन बटा कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, यही बचेगा, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। 4 पाई एस बाहर आ गया, देखो 4 पाई एस बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर इंटू एन, और 4 पाई एस बाहर आ गया तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहां से बचेगा बेटा 4 पाई एस और ये रहा आपका स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे, स्मॉल आर का होल स्क्वायर करोगे तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर होगा कैपिटल आर स्क्वायर एन का पावर 2/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर स्क्वायर एन का पावर 2/3 इंटू एन माइनस कैपिटल आर। सर आंसर तो वही आ गया। यहाँ से अगर 4 पाई एस आर स्क्वायर को बाहर निकालो तो एन का पावर 1/3 माइनस 1, तो सही बात है ना, प्रोसेस उल्टा है ना। उसमें एनर्जी इतना हमने दिया था, इसमें एनर्जी रिलीज होगा, दैट्स इट। इसमें एक सवाल और पूछता है, फ्रैक्शन ऑफ फाइनल एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी। फाइनल कितनी बची और इनिशियल कितना था? तो फाइनल एनर्जी कितनी बची? फाइनल एनर्जी बची 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस, ये फाइनल एनर्जी बची है। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी? तो इनिशियल एनर्जी थी 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू एस इंटू एन। यहां पे इनिशियल एनर्जी एक ही ड्रॉप में कि सारे ड्रॉप में है, तो एक ड्रॉप का हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू एस, और फाइनल एनर्जी ये बचेगा। तो सर इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 पाई एस से एस कटेगा, 4 पाई कटेगा, तो ये बच गया तुम्हारा कैपिटल आर स्क्वायर एन इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। स्मॉल आर के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, स्मॉल आर के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कैपिटल आर का होल स्क्वायर एन का पावर 2/3।
इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई n का पावर 2/3, तो n का पावर 1/3 ये आ गया। तो ये हो गया फाइनल एनर्जी रिमेनिंग बटा इनिशियल एनर्जी का फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज लॉस इन एनर्जी आ जाएगा, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी क्या होगा? तो ये परसेंटेज लॉस इन एनर्जी होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी। एक मिनट, यहां पे ये गलत लिख लिया, फाइनल एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी का फ्रैक्शन। लॉस क्या होता है? तो लॉस हो गया फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल, ये हो गया परसेंटेज लॉस। अब ऐसे EI को डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो EF बटा EI माइनस EI बाई EI। अरे EI से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया कॉमन, तो 1 और ये हो जाएगा EF बटा EI हमने अभी भी निकाला 1 अपॉन n का पावर 1/3, तो 1 अपॉन n का पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सॉरी ये तो रिलेटिव चेंज हो गया। ये आता है परसेंटेज चेंज इन लॉस ऑफ एनर्जी, ये आता है परसेंटेज चेंज इन लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल है। अब ये सवाल देखिए, देन वर्क डन टू ब्रेक अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इन n ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज इज प्रोपोर्शनल टू, अभी भी निकाल, प्रोपोर्शनल टू दिस। जितने छोटे ड्रॉप्स में तोड़ोगे उतने n पे डिपेंड करेगा। यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला स्फेरिकल ड्रॉप है, बबल नहीं है, तो वर्क डन आपने निकाला था 4 पाई SR² इंटू n का पावर 1/3 माइनस 1। तो एक लिक्विड ड्रॉप r रेडियस का वो तो फिक्स हो गया, सरफेस टेंशन फिक्स है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू यही आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ T इज द सरफेस टेंशन ऑफ अ फ्लूइड देन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इंटू 64। ना तो इसमें फिल्म लिखा है, ना बबल लिखा है, ना सोप लिखा है, मतलब 2 का फैक्टर नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा है, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ लिक्विड ड्रॉप लिखा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए 4 पाई SR² n का पावर 1/3 माइनस 1, मार रट्टा, मार रट्टा, इसको रट्टा मार, है ना, जरूरी है। शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए जहां पे नोट्स में लिखा हो मार रट्टा, है ना, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए 4 पाई SR² n का पावर 64 का पावर 1/3, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई SR² मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 12 पाई SR², 12 सॉरी 4×3 12, हाँ 12 पाई SR², 12 पाई SR² नहीं, यहाँ पे T है तो कोई दिक्कत नहीं, सरफेस टेंशन को हम S लिखते हैं, इसने T लिखा है। ठीक है बेटा, एक्सेस प्रेशर को हम रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेस प्रेशर उसके बाद कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलरी ट्यूब पढ़ेंगे। ये लास्ट 3 टॉपिक फ्लूइड में बच गए हैं। ठीक है ना, आराम से ये करिए, DPP का सवाल सॉल्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।